Need only one subscribe to reach 100 subscriber and share this story to support us. माँ प्लीज माँ, मुझे मत मारो प्लीज, मैं आपकी हर बात मानती आ रही हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों मारना चाहती है? हाँ 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 हाँ। उसकी हंसी ही कुछ इस प्रकार थी कि कोई भी डर जाता। तू और मेरी हर बात मानती आ रही है, ये गलत कहा बेटा है तूने। तूने मेरी हर बात नहीं मानी है। और माही के बाल खींचते हुए पहाड़ की ओर बढ़ जाती है। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि रघु से शादी कर ले, फिर भी मेरी बात तेरे भेजे में नहीं घुसी है ना? माही रोते हुए कहती है, माँ वो एक 60 साल का बूढ़ा आदमी है, मैं उससे कैसे शादी कर सकती थी? आप ही बताओ माँ, वो मेरे पिता के उम्र के हैं, मैं उनसे कैसे शादी कर लेती? इस पर माही की माँ उसे एक चांटा मरती है और जोर से कहती है, कर लेती तो क्या होता, तेरा बच्चलन लड़की। माँ आज तक आपने मुझ पे बहुत से जुल्म किए, मैंने उफ तक न की, लेकिन आपने मुझ पर क्यों रहम नहीं दिखाया? क्यों माँ क्यों, आखिर मेरा कसूर क्या है? इस पर एक अधेड़ उम्र का आदमी कहता है, क्योंकि तू हमारी सगी बेटी नहीं है। वो तो हमारा बड़ापन था कि तुझ जैसी गैर जरूरी लड़की को भी हमने अपने घर में रखा। क्या इतना काफी नहीं है तेरे लिए? माही कहती है, क्या आप मेरे पिता और माँ नहीं है? जिस पर दोनों कहते हैं, नहीं हम तेरे माँ बाप नहीं है, समझ आई बात? और हाँ, अगर तू उस रघु से शादी कर लेती तो हम सबको एक अच्छा खासा रुपया मिल जाता, लेकिन तू पागल लड़की भाग गई शादी के मंडप से, अब तो हमारी कहीं भी इज्जत रह नहीं गई है। पता है ये सब ना तेरी बात से हुआ है। माही उनकी बातों को ध्यान से सुन रही थी, उसे इस बात का दुख लग रहा था जिसे उसने अपना माना और उसके अपनों ने उसे पराया माना, फिर भी वो उनसे प्यार करती थी, लेकिन आज वो उसे मारना चाहते थे। ऋतु कहती है, लेकिन तू है बड़ी खूबसूरत, अगर वो बूढ़ा तुझसे शादी कर लेता तो मजे में रहता, क्यों है ना माँ? बिल्कुल सही कहा तूने, लेकिन अब ये खूबसूरती किसी के काम नहीं आएगी, क्योंकि अब तू मरने वाली है, अब तू न शादी कर पाएगी और न ही माँ बन पाएगी। ये कह सब हंसने लगते हैं। माही जोर से कहती है, बस अब बहुत हो गया आप सबका, आप लोगों ने जिस तरह मुझे तड़पाया है, न देखना एक दिन यही हालत आपकी भी होगी। अरे आपने क्या मुझे अपनी तरह समझ रखा है जो रिश्तों को निभाना नहीं जानती है? यदि मेरा खुद का एक बच्चा होता या सौतेला ही क्यों न होता, मैं उसे खुद से ज्यादा प्यार देती, समझिए आप। उसकी बातें सुन मालती का तो खून खोल उठा। वो कहती, हाँ हाँ कह ले बचलन, अब तो वैसे भी मरने वाली, ऊपर ही किसी को खोज लेना। और ये कहे हुए सभी हंसने लगते हैं। मैं आप जैसे किसी कुत्तों के हाथों मारना नहीं पसंद करूंगी, उससे अच्छा मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। उनके हाव भाव बदल गए जब माही ने उन्हें कुत्ता है तू कुटिया, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। और ये कहकर आगे बढ़ने लगती है माही को मारने के लिए कि तभी माही उसका हाथ मोड़ देती है। मालती दर्द से करा उठती है और पीछे से ऋतु माही का बाल पकड़कर धक्का दे देती है। माही जैसे ही ऋतु को मारने वाली होती है कि तभी पीछे से मालती माही को चाकू घोंप देती है और पहाड़ से धक्का दे देती है। पहाड़ से गिरते गिरते माही भगवान से दुआ करती है, जिस तरह आपने मेरी हालत ऐसी कर दी है वैसे किसी की भी न करे, और ये कहकर आंख बंद कर देती है। एक कमरे में माही की आंख खुलती है, उसे सब धुंधला नजर आ रहा था। वो सोच रही थी कि वो तो मर चुकी है, फिर वो कैसे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी कमरे में एक आदमी की परछाई दिखती है जो दरवाजा बंद कर रहा था। माही का शरीर जल रहा था, मानो वो भट्टी में जल रही हो। वो आदमी धीरे धीरे उसके करीब आते जा रहा था। उस आदमी का भी यही हाल था जैसा माही का है, देखने में लग रहा था उसे किसी ने ड्रग दिया है। वो धीरे धीरे माही के करीब आते जा रहा था। माही जो बेचैनी में अपने कपड़े को उतारने की कोशिश कर रही थी, अचानक से किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसकी नेक पर बाइट कर लिया। न जाने क्यों, लेकिन उस आदमी का यूं खुद को चूमते देख उसे असहज महसूस नहीं हो रहा था, उसे एक अपनेपन का एहसास हो रहा था। अचानक उसे लगा कि उसकी बॉडी बहुत ठंडी थी और उसकी आग को बुझा सकती थी। वो आदमी उसे शिकार की तरह देख रहा था, मानो वो उसे अभी नोच के खा जाएगा। वो धीरे धीरे उसके होठों की ओर बढ़ रहा था और झट से उसके होठों को अपने होठों से पकड़कर उसे पैशन के साथ किस करने लगा। माही को किस करना आता नहीं था, फिर भी वो साथ दे रही थी। लड़की का साथ पाकर वो लड़का उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। वो आदमी देखते ही देखते माही को खुद के अंदर समा लिया और उसे प्यार करने लगा। उस कमरे में सिर्फ माही के कराहने की ही आवाज आ रही थी, बाकी सभी चीज शांत थी। लगभग ये प्यार का सिलसिला सुबह तक चला। सुबह करीब 10 बजे माही की आंख खुली, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और वो कहाँ है। उसके पूरे में जिस्म दर्द की एक लहर दौड़ गई। जब उसने उठने की कोशिश की तो उसने अपने आप को देखा जो पूरी नेक थी, उसकी बॉडी पर एक भी कपड़ा क्यों नहीं था, आखिर हुआ क्या था? अचानक उसे लगा कि ये उसकी बॉडी नहीं है। उसके हाथ इतने गोरे और मुलायम तो नहीं थे। वो झट से उठी और बाथरूम में घुस गई। अपने आप को देख वो हैरान ही रह गई, वो कितनी सुंदर थी, बिल्कुल अपसरा की तरह। हालांकि माही भी सुंदर थी, पर अदिति तो मानो चांद से आए हो। उसकी बॉडी पर कल रात के उस आदमी के दिए लव बाइट थे जो कि पर्पल हो गए थे। सच में उस आदमी ने उसे बिस्तर पर बहुत तंग किया था। माही और ज्यादा न सोचकर जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाहर आ गई और तैयार होकर बाहर की ओर अपने कदम बढ़ा लिए। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां का नजारा देखकर दंग रह गई। एक बहुत ही बड़ा सा झूमर, बड़ा सा हॉल, कई सारे नौकर चाकर, बड़ा सा डाइनिंग टेबल जो कि कई सारे भोजन की सामग्री से भरा था। पर अजीब बात थी कि वहां कोई था क्यों नहीं खाने के लिए। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसे एक प्यारा सा गोलू मोलू सा बच्चा दिखा जो कि बहुत ही क्यूट था। उसे देख माही को लगा कि अभी जाके उसे गले से लगा ले। भाई हमारी माही को कहा पता है, आज जो उस बच्चे को दूर से देख के प्यार जता रही वो वास्तव में उसी का बेटा था इस जीवन में। उसने देखा कि वो बच्चा उसे देख भाग रहा है। उसे ये बात थोड़ी सी अजीब लगी और वो उसके पास जाने लगी, लेकिन तभी उसने देखा कि बच्चा भागते भागते सीढ़ियों से गिरने वाला है। माही जल्दी दौड़कर उसे बचाने जाती है और वो उस बच्चे को बचा लेती है कि तभी उसका सर घूमने लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगती है। तभी उसे लगता है कुछ अदृश्य शक्ति उसके पास आ रही है। पल भर में माही के अंदर वो समा जाते हैं और अदिति की आंखें सीधे हॉस्पिटल में खुलती है। जैसे जैसे वो अपनी आंखें खोल रही थी, उसे उसके शरीर की मालकिन के बारे पता चलने लगता है। इसका नाम अदिति है, उम्र 24 साल। इसका एक प्यारा सा 4 साल का बच्चा है जिसे उसने घर में देखा था, और इसका एक पति भी है जो कल रात उसके साथ था। जी हाँ, हमारा लक्ष्य कल हमारी माही आदिति के साथ था। और माही को ये बात भी पता चलती है, अदिति अपने बच्चे और पिता से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, वो सिर्फ उसने परेशान करती है और उनसे नफरत करती है। बाकी की बातें आगे पता चलेगी। माही को सब समझ आ जाता है। वो भगवान को अपने दिल से धन्यवाद देती है और कहती है, मैं इस परिवार के साथ अब और बुरा होने नहीं दूंगी। जो कुछ मैं सहा है मैं इनमें किसी को भी सहने नहीं दूंगी। मैं इनकी रक्षा करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ही प्रभु, आपने मुझे दूसरा मौका दिया।
अब मैं अपने बच्चे और पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस बार आप मेरा साथ मत छोड़ना। और अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक बड़े से रूम में जहां से पूरे सिटी का नजारा बहुत ही सुंदर दिख रहा था। एक आदमी सिगरेट के कस लगा रहा था और किसी सोच में डूबा था। तभी किसी ने उसके केबिन का दरवाजा खटखटाया। उस आदमी ने कहा, कमिंग। हम जल्दी कहो बॉस, मिस्टर देसाई मान नहीं रहे हैं और हमारे आदमी उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वो अपनी जिद में अड़े हुए हैं। वो आदमी पीछे मुड़ता है। एक सुंदर सा चेहरा, समुद्र की तरह शांत नीली आंखें जिस पर किसी का भी दिल बस डूब ही जाए। सुंदर पतले होठ के साथ तो और भी सेक्सी लग रहा था। वो एक प्रिंस से भी ज्यादा हैंडसम था। भगवान ने शायद उसे फुर्सत से बनाया था। ये है मिस्टर लक्ष्य सिंघानिया, लड़कियों के दिल में बसने वाला लक्ष्य। वो काफी गुस्से में अपने असिस्टेंट रोहन को घूर रहा था और कुछ कहने ही वाला थी कि तभी उसका फोन रिंग करता है। रोहन मन में सोच रहा था, हे भगवान, किसकी हिम्मत आ गई है जो बॉस को डिस्टर्ब कर रहा है। जब लक्ष्य ने देखा कि ये उसके बेटे आदि का कॉल आ रहा है तो उसके हाव भाव जल्दी ही नर्म हो गए। रोहन भी समझ गया कि ये जरूर आदि का ही कॉल है। लेकिन आदि ने कॉल क्यों किया? क्या कुछ हो गया? वरना आदि कभी ऑफिस टाइम में कॉल नहीं करता। बिना वक्त गंवाए लक्ष्य ने तुरंत कॉल आंसर किया और कहा, क्या हुआ आदि? लक्ष्य आगे बोल भी पता। आदि ने झट से कहा, पापा पापा, मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है। पापा प्लीज आप सिटी हॉस्पिटल आ जाए, हम भी वही है। लक्ष्य ने सुना ही था कि उसने झट से कहा, बेबी आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। रोहन जो पास में ही खड़ा था उसने झट से, भाई क्या बात है, क्या कुछ है? लक्ष्य ने कहा, अदिति सीढ़ियों से गिर गई है, चल जल्दी गाड़ी निकल जल्दी। उसकी बात सुन रोहन लक्ष्य की बाजू को पकड़कर कहता है, भाई क्या आपको नहीं लगता कि आप जल्दी कर रहे हो? लक्ष्य उसे कंफ्यूजन से देख रहा था। देखिए भाई, लक्ष्य ने उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद कर और चुपचाप गाड़ी निकल, समझ आए मेरी बात? रोहन उसे इतने गुस्से में देख आगे कुछ न बोलने का फैसला करता है और वो दोनों सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। सिटी हॉस्पिटल। आदि उस बिस्तर पर बेजान पड़ी महिला को देख रहा था। भले भी वो माँ जो उसे और उसके डैडी को नापसंद करती हो, लेकिन वो थी तो उसकी माँ ही ना। आदि को अपनी माँ इस हालत में देख बहुत ही बुरा लग रहा था। अदिति जो जाग रही थी फिर भी बिस्तर पर लेटी रही। वो साफ तौर पर उस बच्चे के सिसकने की आवाज सुन सकती थी, पर वो अभी कुछ कर नहीं सकती थी। हालांकि उसके लिए बच्चे को इस तरह रोते देख बुरा लग रहा था, मानो किसी ने उसके दिल को ही चीर दिया हो। वो कुछ देर के लिए इसे सहन करना चाहती थी ताकि आगे के कदम जो वो उठाने वाली है वो अच्छे सफल हो सके। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर वो बेहोशी का नाटक करती है। माँ प्लीज आप जाग जाओ, प्लीज आप मुझे मार लेना, डॉट लेना, पर आप जाग जाओ माँ। आदि जो सिर्फ 4 साल का ही था, उसकी बेहोशी के कारण हो उसके पास जाने की हिम्मत कर सका, वरना अगर वो होश में होती तो जरूर धक्के मार देती। बेड पर लेटी अदिति का दिल दुखा। वो वास्तव में इस शरीर की मालकिन को गाली दे रही थी कि इतने प्यारे बच्चे से कोई नफरत कैसे कर सकता है। सच में पुरानी मालकिन पागल थी। ओह मेरे प्यारे बच्चे, तुम रो मत, अब से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, बस एक बार सब ठीक होने दो। तभी वहां कोई आया जिसे देख आदि रोते हुए कहता है, डैडी आप आ गए। हाँ बेटा आप रो मत, डैडी आ गए हैं ना, आप रो मत। लक्ष्य अपने बच्चे को रोता देख तड़प उठता है। वो कुछ भी सह लेता लेकिन अपने बच्चे यूं रोता देख वो सह नहीं सकता है। आखिर वो उसका जिगर का टुकड़ा जो है। बिस्तर पर लेटी अदिति को देख लक्ष्य कहता है, आदिति तुम चिंता मत करो, मैं आ गया ही, तुम ठीक हो जाओगी। लक्ष्य अपनी नम आंखों से अदिति को देख रहा था। हालांकि वो उससे नफरत करना चाहता था पर कर नहीं सकता था। आखिर दिल को वो पसंद जो थी, जो कि उसके द्वारा इतना कुछ करने के बाद भी उसने उसे तलाक नहीं दिया था। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और लक्ष्य के सामने सिर झुकाकर कहते हैं, हेलो सर। लक्ष्य उन्हें ठंडी निगाहों से घूर कर देखता है और कहता है, इन्हें कब तक होश आएगा? डॉक्टर रिस्पेक्टली कहता है, सर अभी हम इनका कुछ चेकअप करेंगे और कुछ देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर तो मन में सोच रहा था, हे भगवान इस महिला को जल्दी होश लाओ वरना इसका पति न जाने क्या करेगा, लेकिन उन्हें कहाँ पता है अदिति को होश कब आ चुका है। सभी डॉक्टर चेकअप करने के बाद वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ देर बाद अदिति बेड से उठती हुई अपना सिर पकड़ लेती है और तभी वो सामने की ओर देख दंग ही रह जाती है। उसने अपनी लाइफ में कभी इतना सुंदर आदमी नहीं देखा था। सच में पुरानी मालकिन पागल ही थी जो इतने सुंदर पति नापसंद करती थी, वो उसे कैसे नापसंद कर सकती है। अचानक अदिति को अपनी चोट में दर्द महसूस हुआ और लक्ष्य उसके पास उसे देखने जाना चाहता था पर वो बीच में ही रुक गया। अदिति को पता था कि वो किस वजह से रुक गया है। आदि तो जो रो रहा था उसे होश में आया देख कब का चुप हो चुका था और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था। हालांकि वो उसे गले लगाना चाहता था पर वो लगा नहीं सकता था। आदि और लक्ष्य को पता नहीं था कि आज से उन्हें बहुत ही प्यार और दुलार मिलने वाला है। अब से भी हैप्पी फैमिली बनने वाले हैं। लक्ष्य उसे दर्द में देख तुरंत डॉक्टर को बुलाता है। सभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं और एक बार फिर उसे चेक करते हैं और पूछते हैं, मिस अदिति को कैसा लग रहा है? आदिति अपना आगे क्या कदम रखने के लिए तैयार थी। हालांकि उसे पता था उसके पास कुछ ऐसी शक्ति जो भगवान ने उसकी मदद के लिए प्रदान की थी, या मान लीजिए ये उस मासूम से प्यारे से बच्चे की वजह से था। आदिति अपना सर पकड़ कहती है, डॉक्टर मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर बाकी सभी को बाहर जाने को कहते हैं। वो बड़ी मुश्किल से लक्ष्य से कहता है, सर प्लीज क्या आप उनका इतना कहना ही था कि लक्ष्य एक हाथ आगे कर कहता है ओके और वहां से बाहर चला जाता। बाकी सब भी बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर आदिति को पूछते हैं, मिस अदिति आपको कैसा लग रहा है? अदिति कहती है, डॉक्टर मुझे कुछ याद नहीं, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, और अपना सिर पकड़ लेती है। डॉक्टर को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है क्योंकि इस वाली अदिति को सच में कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो अदिति नहीं माही जो है। ओके मिस आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपका पूरा परिवार आपके साथ है। जिस पर अदिति कहती है, क्या मेरा परिवार भी है? जी हाँ डॉक्टर, क्या मैं उनसे मिल सकती ही प्लीज? डॉक्टर कहते हैं, मैम आप रेस्ट कीजिए, मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये कहकर डॉक्टर लक्ष्य और आदि को अंदर ले आते हैं। अदिति उन्हें अजनबियों की तरह देख रही थी। हालांकि उसे पता था कि ये बच्चा उसका बेटा है और ये हैंडसम आदमी उसका पति, फिर भी वो उन्हें जानती तो नहीं थी ना। लक्ष्य के देख अदिति का दिल धक धक कर रहा था, मानो रोलर कोस्टर हो। लक्ष्य को ये आदिति कुछ अलग सी लगी, मानो ये वो हो ही ना। लेकिन उसने अपने मन में आ रहे उन ख्यालों को दूर कर दिया और डॉक्टर की ओर देखा, मानो पूछ रहा हो कि क्या सब ठीक है। डॉक्टर समझ गए लक्ष्य क्या कहना चाहता है और वो अदिति से कहते हैं, मिस अदिति ये है आपके पति। अदिति उसे देख शर्माने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। और यह है आपके बेटे आदित्य सिंघानिया है। वो बच्चा सचमुच बहुत ही क्यूट था। आदिति को लगा ये बच्चा अपनी माँ और की तरह लगता है। हालांकि ज्यादा ध्यान देने पर बच्चा माँ की तरह ज्यादा दिखता है। जब माँ और पिता इतने सुंदर हो तो स्वाभाविक है बच्चा उनसे भी ज्यादा सुंदर होगा।
वो आदि को बहुत ही प्यार से देख रही थी और उसे अपने पास आने का इशारा करती है। आदि जो उसके इतने प्यार से देखने भर से अपने सीरियस एक्सप्रेशन को ज्यादा देर टिका नहीं पाया। वो उसके पास जाने से घबरा था। वो लक्ष्य की ओर देखता है तो लक्ष्य उसे जाने का इशारा करते हैं। आदि धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है। आदिति का दिल डूब सा गया जब उसने उस बच्चे को देखा जो उस पर अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। आदिति ने सोचा कि इससे पहले उसका मन बदल जाए उसे कुछ करना ही होगा जल्दी। उसने प्यार से पुकारा, मेरे बच्चे जल्दी से माँ के पास आओ। जब आदि ने उसे इतने प्यार पुकारते सुना तो चौंक गया। रूम के अंदर के सारे लोग शोक में थे। क्या उनके कान खराब हो गए हैं? ये अभी उन्होंने क्या सुना? डॉक्टर के अलावा बाकी सभी हैरान थे। आदि तुरंत दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। आदिति उसके गले लगाने से अपने दिल में कितनी खुशी महसूस कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। लक्ष्य आदिति को देख उस पर भरोसा करना तो चाहता था लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं फिर आदिति बदल न जाए। एक तरफ दिल कह रहा था कि वो उस पर भरोसा कर ले और दिमाग कह रहा था लक्ष्य ये वही है जिसने तुझे और बेटे को दुख दिया, इससे इतनी जल्दी मत अपना। आदिति की नजर जब लक्ष्य पर पड़ी तो वह न जाने कैसे पर उसके मन में चल रहे भाव को समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि बाकी सभी लोगों की मन की बातें वो सुन सकती थी पर लक्ष्य की क्यों सुन नहीं पा रही थी। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। थोड़ी देर के लिए तो ये भी भूल गई कि उसकी बाहों छोटा आदि भी है। आदि अपनी माँ को देखकर डर जाता है और सोचता है क्या माँ की यादें वापस आ रही है? क्या वो मुझे दूर धकेल देंगी जैसा पहले की? आदि की आंखें नम हो चली थी और उसके आंसू अदिति के होंठ में गिरे। तब जाकर अदिति को होश आया कि कुछ गलत है। उसने देखा कि आदि रो रहा है तो वो उसे देख घबरा गई। लक्ष्य ने भी जब देखा तो वो उसके पास जाना चाहता था पर उसके जाने से पहले डॉक्टर ने कहा, सर लक्ष्य मुझे आपसे कुछ बात कहनी है, प्लीज आप मेरे साथ आइए। लक्ष्य ने कहा ठीक है और वे दोनों सीधे डॉक्टर के केबिन में चले गए। दोनों पुरुषों के जाने के बाद अदिति ने सोचा कि उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? डॉक्टर जो भी कहेगा वो उसकी नहीं बल्कि अदिति की जबान होगी। थोड़ी देर के लिए ही सही अदिति ने डॉक्टर को अपने काबू में कर लिया था। अब वो वही बोलेगा जो वो चाहती है। जब अदिति ने आदि को देखा कि वो रो रहा है तो उसने उसे कस के गले लगा लिया और कहा, आप रो क्यों रहे हैं? देखिए आपकी मम्मा बिल्कुल ठीक है, आपको हमारी चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। हालांकि वो जानती थी कि वो किस बात को सोचकर रो रहा है फिर भी उसने बात को अपने तरीके से कहा, वैसे मेरे प्यारे बेटे का नाम क्या है? आदि एक पल में चुप हो गया और अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू को पोंछा। वो काफी क्यूट लग रहा था ये करते वक्त। आदिति उसे प्यार से बस निहारे जा रही थी। आदि ने उसे देखते हुए बहुत ही क्यूट अंदाज में जवाब दिया, मेरा नाम आदि सिंघानिया है। आदित्य, वाह मेरा बच्चा कितना प्यारा है। और उसके गाल में जोर से प्यार वाला किस कर लेती है। अच्छा आपको पता है मेरा नाम क्या है? आदिति ने ऐसा नाटक किया जैसे कि वो सच में कुछ नहीं जानती हो। आदिति की बात सुनकर आदि इतना तो समझ गया था कि उसकी माँ की यादें सचमुच चली गई है। भले ही वो 4 साल का बच्चा ही लेकिन वो अपने पिता की तरह ही होशियार था। आदि कहता है, हाँ मुझे पता है कि मम्मा का नाम क्या है। आदि आपको बताएगा, मम्मा का नाम आदिति सिंघानिया। ओह अच्छा, अब समझ आया कि मेरा नाम अदिति है। हमारे नाम कितने मिलते जुलते हैं ना, आदित्य और अदिति। जिस पर आदि कहता है क्योंकि आदि मम्मा की तरह क्यूट है न, इसलिए पापा ने मेरा नाम आदि रखा। मेरा प्यारा बेटा ओ मम्मा। आदि भी अपनी माँ को किस बैक करता है। डॉक्टर के केबिन में, नाउ टेल मी डॉक्टर व्हाट हैपेंड, प्लीज हैव अ सिट सर, नाउ आई गोना टेल यू कि वास्तव में हुआ क्या है। आपकी वाइफ की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है और प्लीज उन्हें उन सभी चीजों से दूर रखिए जो कि उनके लिए नुकसानदायक हो। मेन बात यह है कि सीढ़ियों से गिरने से उनके ब्रेन में बहुत ही अधिक झटका लगा है, या यूं कहे कि वो अपने सिर के बल गिरी थी इसलिए उनके ब्रेन का वो हिस्सा जो काफी प्रभावित हुआ है। तो क्या और परेशानी है? डॉक्टर नो सर, और कोई परेशानी की बात नहीं है। सो डॉक्टर उनकी यादस्त का क्या वो वापस आ जाएगी? देखिए सर, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब उनकी यादस्त नहीं आ सकती है क्योंकि उनकी दिमागी चोट गंभीर है। ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि जिनकी यादस्त चली गई हो उनके सामने धीरे धीरे उनकी पुरानी चीज रखने और कोशिश करने पर उनकी यादस्त आ जाती है। लेकिन एक साथ अगर उनको ये सब फेस करने के लिए दिया जाए तो उनकी हालत और खराब हो जाती है। यादस्त का जाना दिमागी तौर पर एक ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है। आप कोशिश कीजिए कि वो ज्यादा स्ट्रेस न ले और हमेशा खुश रहे। लक्ष्य कहता है, ओके डॉक्टर, थैंक यू फॉर कंसर्न, इट एस में प्लीज सर। लक्ष्य डॉक्टर से हाथ मिलाता है और वहां से निकल सीधे अदिति से वार्ड के ओर बढ़ जाता है। वहां पहुंच के अंदर जैसे ही अंदर जाने को होता है अंदर से उसे हंसने की आवाज सुनाई देती है। दोनों माँ और बेटे बहुत खुश लग रहे थे। आदि फनी फनी फेस बनाकर अपनी माँ को हंसा रहा था। आदिति उसे देख हंस रही थी और किस कर रही थी। लक्ष्य ने जब उन दोनों को यूं खुश देखा तो वो बता नहीं सकता था कि वो कितना खुश है। उन्हें देख लक्ष्य के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। अगर कोई उसे यूं मुस्कुराते देख लेता तो वो तो विश्वास ही नहीं करता कि ये था ग्रेट लक्ष्य सिंघानिया है, इंडिया टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन, जो हमेशा अपने चेहरे पर खड़ूसा एक्सप्रेशन लिए घूमता है। लक्ष्य अपने बेटे को देख और अधिक खुश था, जिसे जन्म के साथ ही कोई ममता न मिली हो और अचानक उसे एक एक्सीडेंट के कारण इतना सारा प्यार मिल रहा था। वो भला खुश कैसे नहीं रहता। लक्ष्य खुद को नॉर्मल कर अंदर जाता है। लक्ष्य के रूम में एंटर करते ही दोनों माँ बेटे उसे देखने लगते हैं। अब माहौल काफी ओकवर्ड सा हो गया था आदिति और लक्ष्य के लिए। तभी आदि कहता है, पापा पापा इधर आइए ना प्लीज। लक्ष्य कहता है, हाँ इधर आइए, मेरे बगल में बैठिए। लक्ष्य आदि की ओर चल देता है और आदि की ओर बैठ जाता है। पापा मम्मी को अपना नाम बताओ, पता है मम्मा न बहुत खुश हो जाएगी और आपको किसी भी देगी। आदि बहुत एक्साइटेड होते हुए अपने पापा से कह रहा था। आदि की बात सुन अदिति का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसका चेहरा इतना गर्म हो गया थी कि मानो अभी उससे खून ही न निकल जाए। लक्ष्य के भी कान लाल हो गए थे। आदि एक बात सुनकर आदिति को देख आदि कहता है, मम्मा आपका चेहरा इतना गर्म क्यों है? क्या मम्मा को बुखार है? वो उसके चेहरे को छूने लगता है और कहता है, पापा मम्मी का चेहरा बहुत गर्म है, आप डॉक्टर को बुलाओ। आदि को इतना परेशान होता देख अदिति कहती है, आदि मम्मा आपका ठीक है, बच्चा मुझे गर्मी लग रही है न, इसलिए फेस इतना गर्म हो गया है। अदिति की बात सुन आदि राहत ही सांस लेता है और अपने पापा से कहता है, पापा क्या हम मम्मा को घर लेकर नहीं जा सकते? लक्ष्य जो अपने ही किसी ख्याल में डूबा था आदि की बात सुन कहता है, हाँ बेबी हम जा सकते हैं, हम कुछ देर बाद ही यहाँ से निकलेंगे। आदि खुशी से अपनी माँ को गले लगा लेता है। मम्मा हम अब घर जाएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। ओके मेरा प्यारा बेबी, हम खूब मस्ती करेंगे। उन दोनों ने लक्ष्य को नजरअंदाज कर दिया था जैसे कि वो यहाँ पर हो ही ना। बड़े बड़े लोग लक्ष्य की अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते, लेकिन यहाँ उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं मिल रहा था।
उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। वो अपने मन में सोचता है, इतनी जल्दी आपने बाप को भूल गया, ये लड़का कितना चालू है। पल भर में पार्टी बदल ली इसने तो। लक्ष्य आदिति को ही देख रहा था, मानो उसे अभी भी उस पर शक हो कि क्या वो उससे कुछ चाहती है जो नाटक कर रही है, या मेरे पीठ के पीछे मेरे दुश्मन के साथ मिली हुई है। उसकी घूरती निगाहों को खुद के ऊपर महसूस कर अदिति घबरा जाती है। लक्ष्य जब उसे देखता है और खुद को नॉर्मल, तो वो उससे कहता है, अब कैसा लग रहा है तुम्हें? अदिति सर झुकाए ही दबी सी आवाज में कहती है, जी वो मैं ठीक हूँ। लक्ष्य को उसे यूं डरता देख उस पर हंसी आ रही थी, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल कर वो उससे कहता है और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, माय नेम लक्ष्य सिंघानिया और मैं तुम्हारा पति हूँ। और अदिति अपना सर हाँ में हिला देती है। जब लक्ष्य ने उसे उसका पति कहकर इंट्रोड्यूस किया तो उसके दिल में एक गर्माहट का एहसास हो रहा था। वो ब्लश कर रही थी। न जाने लक्ष्य उसे देख अपने दिल में एक अलग सी खुशी महसूस कर रहा था। तभी आदि कहता है, पापा चालो ना घर चलते हैं। हम बेटा चलते हैं, मैं अभी आता हूँ। ओके हन आप जल्दी जाओ। लक्ष्य रूम से निकल रोहन को कॉल करता है, जल्दी से कार रेडी करवाओ। ये इस बॉस। कुछ देर बाद रोहन कार लेकर आ जाता है और लक्ष्य से कहता है, बॉस कार रेडी है। हन ठीक है। और ये कहकर वो अंदर की चल देते हैं। आदि चलो बेटा यहाँ आओ। नहीं पापा, मैं मम्मी को कैसे छोड़ दूं? देखो ना मम्मी कितनी कमजोर लग रही है। और आदि अपना दिमाग चलते हुए कहता है, पापा आप ना मम्मी को गोदी में उठा लो। ठीक है, ये बच्चा सच में। लक्ष्य अपने अपने मन में कहता है। आदिति अपने लिए कमजोर सुन थोड़ा शर्मा जाती है और वो भी अपने बेटे के मुंह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। और वो कहती है, बेटा मम्मा ठीक है, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। नो मम्मा आप ठीक नहीं हुए हो, इसलिए ये आदि और अपना सीना ठोक के कहता है, मैं आपको लेके जाऊंगा। अदिति को उसकी ये क्यूट सी हरकतें बहुत ही प्यारी लग रही थी और रोहन और लक्ष्य तो उसे देख हैरान ही हो गए थे। जो बच्चा ना हो ज्यादा बात करता था, आज वो बिना रुके बस बोलता ही जा रहा है। लक्ष्य रोहन की ओर देखता है तो रोहन समझ जाता है और आदि को गोदी में उठा लेता है। चाचू ये आप क्या कर रहे हो? मुझे मम्मा को बाहर ले जाना है, उतारो मुझे। तुम्हारी मम्मा को मैं लाऊंगा। ठीक है अब चाचू के साथ चुपचाप जाओ। आदि अपने पापा की बात मान लेता है और कहता है, ओके पापा। रोहन आदि को लेकर सीधा जाकर कार में बैठ जाता है और लक्ष्य बेचारे जनाब का हाल हम क्या ही बताए, वो तो सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए। आदिति देख कहती है, मैं चल सकती हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए। और जैसे ही नीचे कदम रखती है, उसके पैर के चोट के कारण जैसे ही गिरने को होती है, लक्ष्य उसे अपनी हाथों से थाम लेता है। इस एक पल में आदिति का दिल रोलर कोस्टर से भी तेज दौड़ने लगता है। लक्ष्य के दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी, दोनों एक दूसरे के दिल धड़कन को सुन सकते थे। न जाने क्यों पर लक्ष्य आदिति के देख उसे किस करना चाह रहा था। वो उसके मुलायम गुलाबी होठों को चूमना चाहता था। वो उसके होठों की तरफ बढ़ने लगता है। आदिति तो उसे देखने में इस कदर खोई हुई थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि लक्ष्य क्या कर रहा है। लक्ष्य आदिति के होठों को जैसे ही किस करने वाला था कि तभी लक्ष्य आदिति को किस करने वाला था कि उसका फोन बज उठता है। तभी जाकर आदिति का ध्यान लक्ष्य की ओर जाता है तो वो देखती है कि लक्ष्य उसे किस करने वाला है। लक्ष्य को तो अपने फोन की आवाज सुनाई ही नहीं दे रहा था। आदिति लक्ष्य को देख कहती है, आप क्या कर रहे हैं? आदिति की बातों से लक्ष्य झेप जाता है और उसे सीधा खड़ा करता है और इधर उधर देखने लगता है कि तभी उसका फोन दोबारा बजता है तो वो देखता है कि रोहन उसे कॉल कर रहा है। वो जैसे ही कॉल उठा कुछ कहने वाला होता है कि तभी आदि की उसमें से प्यारी सी आवाज आती है, पापा पापा आप क्यों नहीं रहे हो? क्या मम्मा को कुछ हो गया है? क्या आदि ऊपर आ सकता है? नो आप ऊपर नहीं आ सकते, आपकी मम्मा ठीक है। हम अभी आ रहे हैं। ठीक है आप जल्दी आइए, आदि आपका वेट कर रहा था। ओके हम आ रहे हैं। उसके बाद लक्ष्य आदिति को अपनी अपनी बाहों में उठा लेता है और नीचे की ओर चला जाता है। अपने मम्मी पापा को आता देख आदि खुश हो जाता है तो वही रोहन हैरान पर कुछ कहता नहीं। रोहन गाड़ी के पीछे के दरवाजे को खोल देता है और लक्ष्य आदिति को कार में बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है। आदि कहता है, पापा मैं मम्मा के साथ बैठूंगा, मुझे मम्मा के पास बैठना है। और तुरंत ही किसी के रिएक्ट करने से पहले ही आदिति की गोद में बैठ जाता है। लक्ष्य अपने बेटे को देख हैरान था और लक्ष्य के मन में एकाएक ये प्रश्न उठता है, अभी तो आदि बहुत खुश है, क्या होगा अगर आदिति की यादें वापस आ गई तो क्या वो आदि को इसी तरह प्यार करेगी या उसे और मुझे छोड़ देगी? नहीं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे कि आदिति की यादें वापस आए और मेरे बेटे का दिल दुखे। लेकिन उसे कहाँ पता है कि ये आदिति नहीं माही है। अब आदिति की यादें कभी नहीं आने वाली। आदिति अब कभी नहीं आने वाली। तभी लक्ष्य के कंधे पर किसी के सर गिरता है। जब लक्ष्य ने देखा तो ये आदिति थी, जो कि इतनी नींद में थी कि आदिति को पता भी नहीं चला कि वो कब सो गई। वो भी लक्ष्य के कंधे पर। वो बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। जब लक्ष्य आदिति को देख रहा था तो उसे किसी के खराटे की आवाज सुनाई दी। ये आदि था जो कि खराटे ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कई दिनों से वो चैन की नींद नहीं सोया हो। अपने बेटे और पत्नी के सोते हुए प्यारे से चेहरे को देख लक्ष्य अंदर से बहुत खुश था। एक बड़े से बंगले में एक औरत चिल्ला रही था, मानो उसे किसी ने किसी बात पर नाराज कर दिया हो। तुम लोग अपना काम तक ठीक से कर नहीं पाया, आखिर वो बच्चा बच कैसे गया? बताओ मुझे। वो औरत काफी भड़की हुई थी। तभी एक नौकर जो कि उस औरत के लिए काम करता था आगे आया और डरते डरते कहा, मालकिन वो क्या लगा रखा है, जल्दी बोलो वरना मैं तुम्हारी जबान ही निकाल दूंगी। समझ में आई बात मेरी तुम्हें? नहीं मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। फ्लैशबैक। जब अदिति बाहर निकलकर उस बच्चे को देख रही थी तब वो बच्चा उससे से दूर जा रहा था। वास्तव में आदि अपने रास्ते पर ही जा रहा था कि तभी वो नौकर जिसका नाम बिहारी था आदि के पैर को उस जगह रख दिया जिस जगह उसने तेल गिराया था। लेकिन एनमेके पर जब अदिति ने आदि को गिरते देखा तो उस ओर दौड़ पड़ी और उसे एक और धक्का दे दिया और खुद सीढ़ियों से गिर पड़ी। फॉल्स बैक एंड। उस औरत को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये आदिति होगी जो कि आदि को बचाएगी। क्या वो उससे नफरत नहीं करती थी? वो तो उस बच्चे को फूटी आंख नहीं देखती थी, फिर कैसे वो उसे बचा सकती थी? आइए मैं आपको बताती हूँ ये कौन है। ये पाली अदिति की सटेप मदर। उसे उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी पर कभी उसके सामने दिखाया नहीं। पाली अदिति के जरिए लक्ष्य का पैसा, पावर और उसकी कंपनी छीनना चाहती थी और ये सब वो अकेले नहीं कर रही थी। तभी वहां दो और लोग आते हैं और उनमें से एक जो कि 45 के आसपास का था होगा कहता है, अरे भाग्यवान क्या हुआ जो इतनी चिंता कर रही हो, ज्यादा सोचना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तभी वो लड़की कहती है, हाँ माँ पापा ठीक कह रहे हैं, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, हम है ना। ये है अजय और मोना।
अजय पाली का पति और मोना पाली की बेटी, ये दोनों भी अपनी मां के साथ चुप उनकी काली करतूत में उसका साथ दे रहे हैं। अजय एक निहायती बेशर्म आदमी है, जो कि अपनी पत्नी के सामने सीधा रहता है, पर बाहर निकलते ही इसका रंग रूप सब बदल जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार के सामने सिर्फ एक शांत और दयालु आदमी की तरह व्यवहार करता था, और ये भी पत्नी के साथ मिला हुआ था। मोना एक घमंडी लड़की है, जो केवल खुद के बारे में ही सोचती है। इसकी उम्र लगभग 27 होगी, क्योंकि ये अदिति से बड़ी है, एक केवल मेकअप से ढकी हुई होती है, वरना असल में तो ये चिपंजी को भी फेल कर दे। अदिति अजय की पहली पत्नी की बेटी है, हालांकि वो अजय की बेटी नहीं है, जो कि आपको आगे चलकर पता चलेगा कि वो किसकी बेटी है। सारी प्रॉपर्टी अदिति के नाम है, जो कि उसकी मां ने उसके मारने से पहले ही कर दिए थे। लेकिन मां आपको तो पता है न कि जब तक वो 25 की नहीं हो जाती तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। हाँ पता है मुझे, इसी बात का तो दुख है कि वो नालायक लड़की अभी तक 25 की नहीं हुई है, और देखो उसके पास एक 4 साल का बेटा भी है। और तुम क्यों बिना मतलब टेंशन ले रही हो? जरा रुक जाओ, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। देखना एक दिन वो सब हमारा होगा, अगर नहीं हुआ तो हम उसे उसी जगह पहुंचा देंगे जहां हमने। शु पागल हो क्या? पाली गुस्से में अपने पति को कहती है। कहीं भी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। वो तो शुक्र है भगवान का वो बुरा आदमी इस घर में नहीं है, वरना अगर वो ये होता और उसने ये सब सुन लिया होता तो हमारी तो खैर ही नहीं होती। तुम्हें तो पता है ना? अजय कहता है। तुम सही कह रही हो, वैसे भी जब वो यहाँ होता है हमारा सर ही खाता है। ये लोग अदिति के नानू की बात कर रहे हैं। दरअसल वो तीरथ पर गए थे अपनी नाती के लिए प्रार्थना करने, ताकि उसकी नाती का जीवन अच्छे से गुजरे और वो अपने पति व बच्चे को अपना ले। शायद उनकी दुआ भगवान सुनने जा रहे हैं, मतलब कि सुन ही ली समझो, क्योंकि अब अदिति बदल चुकी है अपने पति और बच्चे के लिए। उनकी मन्नत अब वेस्ट नहीं होने वाली। तभी मोना कहती है, मां लेकिन अपने उसे इतनी आसानी से अपने जाल फंसा कैसे लिया है इतने सालों तक? हालांकि वो समझदार लगती है, फिर भी उसने आप बहुत ज्यादा ही विश्वास किया है, और वो तो अपने नानू तक की बात नहीं मानती है। इस पर पाली एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, मेरी फूल जैसी बच्ची, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारे पापा को मैंने ही राधा से शादी करने को कहा था। राधा अदिति माँ, क्योंकि उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी और उसे घर में कोई भी रहने नहीं देने वाला था। जिस पर मोना कहती है, आखिर आपका उनसे क्या रिश्ता था? वो मेरी दोस्त थी, मतलब की बेस्ट फ्रेंड। और वो बच्चा किसका था? जिस पर पाली कहती है, उसके आशिक का था। वो उसे बहुत ही ज्यादा चाहता था और वो भी उसे चाहती थी। दोनों हमारे कॉलेज टाइम के फेमस लव बर्ड थे, पर चू मैंने ऐसा तीर फेंका कि दोनों एक झटके से अलग हो गए। इससे आगे की वो कुछ और बोलती उससे पहले ही पाली का कॉल आ गया। उसने झट से कॉल उठाया और कहा, हेलो। उधर से जो बातें उस आदमी ने कहा उसे सुन पाली के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सिंघानिया मैंशन। लक्ष्य की कार उनके विला में पहुंच चुकी थी, लेकिन अदिति की नींद अभी तक खुली नहीं थी। वो तो कुक्कान की तरह सो रही थी, उसे तो किसी भी चीज का होश नहीं था। और हमारे आदि बाबू का भी यही हाल था, बिंदास वाले तरीके से वो भी सोए हुए थे। बेचारा लक्ष्य उसके कंधे की तो अदिति ने बैंड ही बजा दी थी कार में, क्योंकि अदिति लक्ष्य के कंधे पर सोई हुई थी। और जब लक्ष्य ने उसे कंफर्टेबल जोन में सुलाने की कोशिश की तो अदिति टस से मज नहीं हो रही थी। अगर उसे कोई बेच भी देना तो उसे पता भी नहीं चलेगा। लक्ष्य को देखकर रोहन को बड़ी हंसी आ रही थी, पर बेचारा हंस भी नहीं सकता था ना। अगर लक्ष्य ने उसे हंसते हुए देख लिया ना तो न जाने वो उसके साथ क्या ही करेगा। जब लक्ष्य ने रोहन को देखा तो वो समझ गया ये उस पर हंस रहा है। लक्ष्य कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम कहो तो मैं आइस को तुम्हारे लिए बुला लेता हूँ। आइस का नाम सुनते ही रोहन तुरंत कहता है, नो ब्रो, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मैं कर सकता हूँ। जिस पर रोहन कहता है, प्लीज आप ऐसा नहीं कर सकते। आइए मैं रोहन का इंट्रो देती हूँ। रोहन वर्मा, उम्र 25 साल, लक्ष्य का ही हम उम्र है। ये भी काफी हैंडसम है, पर हमारे लक्ष्य का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। रोहन के पास भी अट्रैक्टिव फिगर है, उसके पतले हॉट और सबसे ज्यादा तो उसकी भूरी भूरी आंखें लड़कियों को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी है। रही बात आइस की, तो ये लक्ष्य के ऑफिस में काम करती है, जो काम छोड़ रोहन को परेशान ज्यादा करती है। ये आइस एक नंबर की ठरकी है। लक्ष्य को इसके बारे में सब पता है, पर वो कुछ कहता नहीं। लक्ष्य चाहे तो उसे अपनी कंपनी से निकाल सकता था, पर वो ऐसे इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फ्यूचर में अगर रोहन को चुप कराना था तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी लक्ष्य के लिए। रोहन और लक्ष्य का रिश्ता ही अनोखा था। रोहन के मम्मी पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कार में उनके साथ रोहन भी था, और रोहन की जान बचाने वाला लक्ष्य ही था। हालांकि वो उस टाइम बस 10 साल के थे, लेकिन लक्ष्य ने रोहन को बचा लिया था। लेकिन वह उसके माँ और पिता बचा नहीं पाया, क्योंकि जब तक उसने रोहन को कार से निकाला और थोड़ी दूर ले जाकर उसे एक पेड़ के सहारे बैठाया और वापस आकर वो उन्हें बचा पाता, तब तक कार ब्लास्ट हो चुकी थी। ये नजारा देख उसका दिल दहल गया था और वो वापस से रोहन के पास चला गया ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके। उस समय रोहन बेहोश था, इसलिए लक्ष्य के लिए रोहन को संभालना मुश्किल नहीं था, लेकिन अगर वो होश में रहता और अपने माता पिता को अपने सामने मरते हुए देखता तो वो निश्चित रूप से टूट जाता। कितना दर्दनाक होता है ना अगर आपके सामने ही आपके परिवार की मौत हो जाए। उस दिन के बाद से रोहन लक्ष्य के साथ है और उसे एक बड़े भाई की तरह मानता है और लक्ष्य के साथ ही काम कर रहा है। अगर वो चाहता तो अपने अपने दम पर नई कंपनी खड़ी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लक्ष्य के साथ रहना चाहता था, एक छोटा भाई बनकर, और लक्ष्य के दुख और सुख में शामिल होना चाहता था। हाँ चलिए आगे चलते हैं। लक्ष्य कहता है, तुम आदि को ले जाओ, मैं आदिति को लेकर आता हूँ। रोहन ने भी जल्दी से कहा, ठीक है भाई, और वो जल्दी से डोर खोल आदि वो अपनी गोदी में ले लेता है और रूम की ओर चल देता है, ताकि लक्ष्य फिर से आइस का नाम लेकर उसे परेशान न करे। अब लक्ष्य आदिति को कार से निकलकर रूम की ओर ले जाने लगता है कि तभी आदिति नींद में लक्ष्य के गर्दन को जोर से पकड़कर अपना चेहरा उसके गर्दन में लाकर वहां रब करने लगती है, मानो वो कोई तकिया हो। लक्ष्य उसकी इस हद से हैरान था और आंखें फाड़े उसे देख रहा था। लक्ष्य मन में कहता है, इस लड़की को नहीं है बिल्कुल भी जो ये ऐसा करने की हिम्मत कर रही है। आदिति के लक्ष्य की गर्दन में रब करने से लक्ष्य अपना कंट्रोल खोता हुआ सा महसूस कर रहा है, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया क्योंकि वो बाहर थे और वो बिना देरी किए आदिति को लेकर अंदर की ओर जाने लगा। जैसे वो घर के अंदर एंटर करता है, सभी उसे देख हैरान थे। सभी का मुंह खुला हुआ था लक्ष्य और आदिति को साथ में देख। उन्हें ये तो पता था कि आदिति सीढ़ी से गिर गई है और बेहोश है, इसलिए आदि का उसके साथ रहना कोई खतरे की बात नहीं है। अगर वो होश में रहती तो वे उसे उसके साथ कभी जाने नहीं देने वाले थे। क्योंकि वो बेहोश थी इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया था। हालांकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लक्ष्य आदिति को अपनी गोद में उठाकर घर लेकर आएगा। सभी नौकर ये सोच रहे थे कि अच्छा है जो ये बेहोश है, वरना जागने पर ये क्या ही करती।
मुझे क्यों छुआ तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वगैरह वगैरह। शायद वे उसे इतना नापसंद नहीं करते, पर आदि और लक्ष्य के प्रति उस जो रवैया है उससे देखकर ही वे उससे नफरत करते हैं। शायद अब उनकी भी भावना आदिति के प्रति बदल जाए। लक्ष्य ने जब उन्हें खुद को घूरता पाया तो वो उनकी ओर देखने लगा। लक्ष्य को अपनी तरफ देखता पाकर सभी सर्वेंट्स अपना सिर झुका लेते हैं। लक्ष्य आदिति को लेकर ऊपर चला जाता है और उसे उसके रूम में जाता है। डोर ओपन कर वो उसे उसके बेड पर लिटा देता है और वो जैसे ही वो जाने को होता है आदिति उसका हाथ पकड़ लेती है और नींद में कहती है, आदि बेटा माँ के पास आओ, तुम कहाँ जा रहे हो। लक्ष्य के हाथ को आदिति जोर से अपनी ओर खींचती है जिससे लक्ष्य सीधा आदिति के ऊपर गिरता है। लक्ष्य को उम्मीद नहीं थी कि आदिति उसे यूं अचानक खींच लेगी। गिरते वक्त भी उसने इस बात का ध्यान रखा कि आदिति को चोट न लगे। अब लक्ष्य के सामने आदिति का प्यारा सा मासूम सा चेहरा था। वो अब उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था। उसके चेहरे को देखते देखते अचानक ही उसकी नजर उसके सॉफ्ट से गुलाबी होठों अटक गई और वो उनकी ओर बढ़ गया। अनजाने में ही सही वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। आदिति में उसे एक अलग सी ही महक आ रही थी जो कि पहले वाली आदिति से अलग थी। लक्ष्य ने होठों से उसके होठों को चूम लिया। लक्ष्य ने सोचा कि वो एक लाइट किस ही करेगा, लेकिन जब उसने उसके होठों को छुआ तो वो खुद को रोक ही नहीं पाया और उसे पेशनेटली किस करने लगा। वो किस करते करते इतना खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि आदिति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आदिति कसमसा रही थी। आदिति के हिलने डुलने से लक्ष्य को होश आया और उसने झट से आदिति को छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर हो गया। वो जाना तो चाहता था पर आदिति ने उसके हाथ को पकड़ रखा था। लक्ष्य मन में सोच रहा था, ये लड़की एक दिन में कैसे बदल सकती है। अगर इसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा ना तो मेरा खुद पर से कंट्रोल खो जाएगा। इतने दिनों में मुझे ऐसी फीलिंग कभी नहीं हुई, फिर आज क्यों मेरी फीलिंग पर से कंट्रोल खोता हुआ सा लग रहा है। ओ गुड, व्हाट शुड आई डू। जैसे तैसे करके लक्ष्य ने खुद को समझाया और आदिति की बगल में उसे अपने बाहों में भर लेट गया। माँ, मैंने ये नहीं किया माँ, मैं सच कह रही हूँ। एक लड़की जो दिखने में सुंदर थी अपनी माँ से वो बार बार विनती कर रही थी ताकि वो उसे छोड़ दे। ये और कोई नहीं बल्कि हमारी माही है जिसे मालती द्वारा घसीटा जा रहा था। माही की उम्र मात्र 20 साल है। चुप, बिल्कुल चुप, बहुत जुबान चलने लग गई है न तेरी। रुक, अभी बताती हूँ मैं तुझे, बड़ी आई मैं नहीं की हूँ करने वाली। माँ, मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो सब ऋतु ने किया है। खबरदार, जो ऋतु को तुमने बीच में लाया तो अपनी इस गंदी जुबान से मेरी बच्ची का नाम भी मत ले, समझी। वास्तव में हुआ क्या था, माही पानी लेने जा रही थी कि तभी उसने कुछ लोगों को दौड़ने की आवाज सुनी तो वो उस ओर चल दी। जब वो उस ओर जा रही थी कि तभी ऋतु उससे टकरा गई और उसके हाथ का सामान गिर गया। ये एक सोने का कड़ा था। माही ने बिना सोचे वो उसे उठा लिया और उसे ऋतु को देना चाहा कि तभी गांव वाले जो किसी को दौड़ा रहे थे उसके पास आकर रुक गए। माही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसे ऋतु की आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, दादी आपने ये क्या किया, आपने कंगन क्यों चोरी किए। माही उसकी बात सुनकर हैरान ही हो गई। क्या मैंने कुछ नहीं किया ऋतु, ये तो तुम्हारा है ना, तुम ही तो दौड़ रही थी जिसके कारण ये गिर गया। क्या, और नकली आंसू बहाते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हो दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। गांव वाले अविश्वास के साथ माही को देख रहे थे। जो लड़की इतनी भोली दिखती है वो ऐसा काम भी कर सकती है। उन गांव वालों में से एक ने जिसके कंगन चोरी हुए थे उसने कहा, माही तुमने ऐसा क्यों किया, दिखने में तो तू भोली भाली लगती है, फिर तुमने कंगन क्यों चुराए। वो आदमी गुस्से से उसे कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, और कहते कहते वो रुक गई और ध्यान से ऋतु को देखने लगी जिसने बिल्कुल उसी की तरह ही कपड़े पहने थे। ऋतु एक शातिर मुकान के साथ देख रही थी। सभी गांव वाले माही को ही देख रहे थे। माही ने कहा, क्या आपने देखा कि वो मैं थी कि कंगन का मालिक कहता है और नहीं तो क्या तुमने अपने चेहरे पर रुमाल रखा था और झट से हमारे कंगन चुरा कर भाग गई। क्या हम तुम्हें पागल नजर आते हैं जो आपने सामान को चोरी करवा कर उसका हुलिया भी न देख पाए। माही कहती है, देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इसने किया है। कि तभी वहां मालती आ जाती है और एक जोरदार चाटा माही को मारती है। बेशर्म लड़की, तुझमें जरा सी भी शर्म हया नहीं है ना, जो अब अपनी बहन को हो फंसा रही है। लेकिन माँ इससे आगे वो कुछ बोलती उसके एक और गाल पर एक और चाटा मालती द्वारा मार दिया जाता है। मालती गांव वालों से कहती है, माफ कर दिए इसे और ये लीजिए आपके कंगन। जिस पर वो आदमी कहता है, अब कंगन वापस करने से कुछ नहीं होगा, इसने मेरे कंगन को अछूत कर दिया और गंदा भी, तो इसे मेरे घर में रहकर 1 महीने के लिए काम करना पड़ेगा। जिस पर मालती कहती है, जी हाँ ये काम करेगी आपके पास, मैं अभी इसे इसके सामान के साथ आपके घर लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी लाओ इसे। ये कहकर वो उसे अजीब नजरों से घूर रहा था। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है, ये है रघु। आप लोगों को याद ही होगा कि मालती माही की शादी इस बूढ़े से करना चाहती थी क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। ये वही समय था जब माही अपनी माँ से बात से छोड़ देने की बात कर रही थी क्योंकि मालती उसे उस बूढ़े आदमी के पास जो ले जा रही थी। माँ ऐसा मत करो माँ। लेकिन मालती को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उसे जबरदस्ती रघु के पास ले जाने के लिए घसीटे जा रही थी। आखिर वो ऐसा करती भी क्यों न, क्योंकि माही उसकी बेटी नहीं थी और वो उसकी बेटी से भी सुंदर थी। सवाले रंग होने के बावजूद वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन ऋतु न तो अक्ल न शकल से सुंदर थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही थी। वो चाले चलने में माहिर। माही जिस दुनिया में थी वो जगह का विकास नहीं हुआ था। माही पुरानी सदी से 21वीं सदी में चली गई थी। माही को रघु के घर पर मालती द्वारा छोड़ दिया गया था और उसने रघु के साथ मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया। हम तो चलो फिर लाओ हमारा हिस्सा। अरे रुको जरा, हमने इसके साथ अभी मौज कहा किया है। वो सेठ साहब ज्यादा न उछलो वरना तुम्हारा जो ये बड़ा सा पेट है न ये गिर जाएगा, समझे। तुम्हारी हिम्मत ज्यादा नहीं बढ़ गई है मालती देवी। अभी आपने हमारी हिम्मत देखी ही कहा है सेठ जी, ये भी जल्दी से हमारा पैसा निकलो वरना सबके सामने तुम्हारी पोल खोलते हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ठीक, हम अभी निकाल रहे हैं। और 20 अशर पे बड़ी ई की मात्रा, आधा रफ पे छोटी ई की मात्रा यल दे देता है जो कि उस टाइम बहुत ज्यादा था, जिससे आप अपने लिए घर में खरीद सकते हो, सोना चांदी जेवरात भी खरीद सकते हो। इन दोनों के बातचीत से ये साफ था कि ये सब जो हो रहा था ना ये सब इनका का ही प्लान था। कंगन चोरी होने से लेकर उस पर झूठा इल्जाम लगाना सब एक नाटक था जिसमें माही फंस चुकी थी। उस बेचारी को पता ही नहीं चला कि अचानक से उसके साथ ये क्या हो गया। उसे तो पता ही नहीं चला कि जिसे वो अपना मान रही है वो तो अपने है ही नहीं, जिन्हें वो मां मान रही है वो वास्तव में उसकी दलाली कर रही है। रघु की बुरी नजर माही पर बहुत पहले से ही थी। वो बस सही समय का इंतजार कर रहा था अपने दाव पेंच को खेलने का, ताकि वो उसे पा सके, उसे अपना बना सके। उसने कई मर्तबा माही को पाने की कोशिश की लेकिन वो उसे पा नहीं सका, क्योंकि माही को पहले से पता था कि ये आदमी बहुत ही बुरा है। इसलिए वो उन सभी मर्दों से दूर रहती थी जो कि उसे अजीब नजरों से घूरते थे। इसलिए वो बाहर भी ज्यादा नहीं निकलती थी और मालती भी उसे निकलने नहीं देती थी, क्योंकि अगर माही बाहर निकल गई तो उसकी बेटी का क्या होगा, कोई उसे देखेगा भी नहीं।
ऐसा सोचकर को माही को घर के अंदर ही रहने को कहती थी और कहती थी कि तुम बाहर मत जाया करो, मेरी फूल सी बच्ची को नजर लग जाएगी। माही को क्या पता था कि नजर तो उसे उसके घर वाले ही लगा रहे हैं। हाँ अब ठीक है, मालती रघु से कहती है। रघु कहता है हाँ अब तुम जाओ, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी। इस तीखी में मिर्ची को तो मैं देख लूंगा। जिस पर मालती कहती है जरा देख के, ये तीखी मिर्ची कुछ ज्यादा ही तीखी है, कहीं तुम्हारा मुंह न जल जाए। जिस पर रघु जंगली हंसी हंसते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, इसे मैं देख लूंगा। अंदर से माही जोर जोर से आवाज लगा रही थी, माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ ना, माँ मुझे अपने साथ ले लो माँ। वो रो रही थी और चिल्ला रही थी कि तभी रघु जोर से दरवाजा खोलता है और एक जोरदार चाटा माही को मारता है, जिससे माही का चेहरा एक ओर हो जाता है और उसके होठों के किनारे से खून आने लगता है। फिर भी रघु उसके जबड़े की पकड़ कर कहता है चुप, एकदम चुप, बहुत हो गया तेरा नाटक, कब से तेरी चिलम चिल्ली सुन रहा हूँ। अगर तूने और चिल्लाया न तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। जिस पर माही कहती है आपको मुझे मारना है आप मार लीजिए, पर मुझे जाने दीजिए, मुझे माँ के पास जाना है। जिस पर रघु जोर जोर से हंसता है और कहता है माँ तेरी माँ ने ही तुझे मुझे बेच दिया है क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। ये झूठ नहीं बोल है। माही दरवाजे के पास से उस औरत को देख माही हैरान थी। माँ ये मालती थी जो दरवाजे पर थी। माँ ये आप क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, जो भी इन्होंने कहा सच कहा है। क्या मतलब आपने मुझे बेच दिया है? माही ने रूंधे गले से कहा। हाँ बेच दिया है, वैसे भी तू किसी काम की नहीं है और मुफ्त में हमारे घर का रोटियां तोड़ रही है। माँ आप ये क्या कह रही हो? माही आपने माँ के पास जाते हुए कहती है। माँ माँ मेरी बात सुनो ना माँ, मुझे अपने साथ लेकर जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। उसने मालती के हाथ को कसकर पकड़ लिया था, ये कहते वक्त कि शायद वो उसे बचा लेगी, पर वो गलत साबित हुई। मालती ने झट से अपना हाथ झटक दिया और कहने लगी मनहूस कही कि तूने मुझे हाथ कैसे लगाया? और उसने खींचकर एक थप्पड़ लगा दिया। शायद माही को रघु के मारने से उतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितनी कि उसे उसके माँ के द्वारा मारने से हो रही थी। माही खाली आंखों से मालती को देख रही थी। सेठ जी अगर आपको इसे अपना बनाना है न तो आप इससे शादी कर लो, फिर आप इसके साथ को करना है करना। मालती की बात सुन माही हैरान थी, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा करगी। माँ माही ने रोते हुए कहा आप ये कह रही हो? रघु ने कहा हम तुम सही कह रही ही, इसे अपना बना ही लेते हैं, फिर ये पूरी की पूरी मेरी होगी। और माही को देख कहता है क्यों, ठीक कहा न जाने मन। माही उसे देख और जोर से रोने लगती है, देखिए मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर रघु हंसते हुए कहता है ओह मेरे प्यारे भगवान, तूने इसे इतना खूबसूरत बनाया पर दिमाग देना भूल गया लगता है। और उसने माही की कलाई को पकड़ लिया, जिसे देख माही ने उससे छुटने की कोशिश में उसके हाथ को काट लिया और रघु दर्द से करहाते हुए उसके हाथ को छोड़ दिया। अपना हाथ छुड़ाकर माही जैसे ही भागने को हुई, उसकी मां ने उसे पकड़ लिया और उसके बाल पकड़ उसे वही जमीन पर पटक दिया और रघु से कहा आप जल्दी से पंडित जी को बुलाए, मैं इसे अभी तैयार करके लाती हूँ। जिस पर रघु हाँ कहता है ठीक है, मैं अभी सारी तैयारी करता हूँ। माही ने अपनी माँ के पैर पकड़ लिए और कहा माँ आप ऐसा मत करो मेरे साथ, चुप एकदम चुप। इतना कहकर वो बाहर निकल गई और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। माँ दरवाजा खोलो, माँ खट 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 की आवाज से माही दरवाजा पीट रही थी। थोड़ी देर बाद वहां का दरवाजा खुलता है और मालती अपने साथ शादी का जोड़ा भी लेकर आई थी और साथ में ऋतु को भी लेकर आए और थी। दोनों माँ बेटी ने माही को जबरदस्ती शादी का एक पहनाया और उसे ले जाने लगी। माही का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। शादी की सजावट घर में ही हुई थी। मालती और ऋतु माही को जबरदस्ती ले जा रहे थे और माही उनसे छुटने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने माही को जल्दी से मंडप में बिठा दिया और फिर उन्होंने कहा पंडित जी जल्दी कीजिए। जिस पर पंडित हाँ कहता है और जैसे ही वो हवन कुंड में आग लगाता है, माही झट से हवन कुंड में लगे लड़की को उठा लेती है, उसे रघु की ओर दिखाते हुए कहती है मैं तुम जैसे कुत्ते के साथ शादी करने से अच्छा मार जाऊंगी, और आग को रघु की ओर ले जाने लगती है। मालती ये नजारा देख हैरान थी। वो माही को रोकना चाहती थी पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि माही किसी को अपने पास आने ही नहीं दे रही थी। माही को खुद की ओर आग की लपटों को लाते देख रघु कहता है ये लड़की पागल हो गई है क्या, दूर कर इसे, समझी दूर कर। रघु बौखला रहा था गुस्से से। हाँ मैं पागल हो गई हूँ और मैं अब कोसी को नहीं छोड़ूंगी, अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की न तो मैं सबको जला दूंगी। और फिर माही जाते जाते रघु के पैर के बीच एक जोरदार लात मरती है और कहती है साले बूढ़े, तुझे रत्ती भर भी शर्म नहीं आए अपने बेटी की उम्र की लड़की से शादी करने में? साले अगर मेरा बस चले न तो मैं तुझे जान से ही मार दूं। रघु जो दर्द में था क्योंकि उसे माही ने बहुत ही जोर से जो मारा था, शायद उसे ठीक होने में कुछ समय लग जाए। वो खुद को संभालने में लगा ही था कि माही ने उसके चेहरे पर एक लात मारी और वो औंधे मुंह जा गिरा। मालती उसे देख कहती है बेटा क्या कर रही हो तुम? जिस पर माही कहती है माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मालती उसे समझाने जा रही थी कि माही कहती है दूर रहिए आप मुझसे, दूर रहिए, और वहां से भाग जाती है। रघु जो दर्द में था कहता है पकड़ो उसे और मेरे पास लेकर आओ, समझ आई बात, वरना मैं तुम्हारी छोटी बेटी का अपना शिकार बनाऊंगा, समझी तुम? जिस पर मालती कहती है आप चिंता मत कीजिए, हम अभी उसे लेकर आते हैं। रघु की बात सुन ऋतु तो डर हो गई और उसे इस बूढ़े को देख घिन सी हो रही थी। दोनों माँ बेटी जल्दी से वहां से निकलते हैं। माही भागते भागते पहाड़ की ओर चली गई थी। उसे बहुत से लोगों ने भागते देखा था, इसलिए मालती और ऋतु को उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई और वो भी उसी दिशा में चले गए जहां माही गई थी। ये वही सीन है जहां पर माही को तीनों के द्वारा मारा गया था और उसे पहाड़ से नीचे फेंका गया था। तभी माही आदिति एक जोरदार चीख के साथ उठ जाती है। लक्ष्य जो कब से उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, आखिर में उसे जागता देख राहत की सांस लेता है, क्योंकि माही जब से सपना देख रही थी तब से वो बड़बड़ा रही और रो रही थी, क्योंकि आदिति यानी माही को अपने पुराने शरीर की दुख भरी यादें याद आ गई थी। माही पसीने से तरबतर थी और जोर जोर से सांस ले रही थी। लक्ष्य उसे अपने गले से लगा लेता है, आदिति भी उसे गले लगा लेती है। Subscribe please and support us. We need only one subscribe to reach 100 subscriber and share this story to support us. तो फिर चलिए कहानी पर आते हैं। आदिति लक्ष्य को गले लगाए रो रही थी। लक्ष्य कहता है आदिति क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो ना, मुझे बताओ क्या हुआ? लक्ष्य बहुत ही प्यार से उसे गले लगाए पूछ रहा था, मानो वो तो यही चाहता था कि आदिति हमेशा उसकी बाहों में रहे। उसके पास रहने से ही उसे सुकून सा मिलता था, मानो वो जन्नत में हो।
वो उससे हमेशा प्यार करता था, करता है और करता रहेगा, फिर चाहे वो उससे नफरत ही क्यों न करे। अदिति के रोने से लक्ष्य के दिल में एक चुभन सी हो रही थी। लक्ष्य कहता है, आदिति प्लीज तुम रो मत, क्या हुआ मुझे बताओ, पर रो मत। लक्ष्य आदिति के माथे को छूकर देखता है तो पाता है कि आदिति का माथा तप रहा है। तुम्हें तो बुखार है। लक्ष्य बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है, रुको मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। उसका कहना ही था कि अदिति कहती है, नहीं मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, प्लीज आप उन्हें मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो तुम्हारा शरीर बहुत ही गर्म है, तुम्हें तेज बुखार है, मुझे तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेने दो। नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, अदिति थोड़ा और जोर से रोते हुए कहती है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नहीं जा रहा, तुम शांत हो जाओ। वो पीछे मुड़ता है ताकि वो अदिति के लिए पानी दे सके, लेकिन जब वो देखता है तो वहां पानी का जग खाली था। लक्ष्य आदिति से कहता है, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है। नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यही रहेंगे, समझे आप कहीं। आदिति बोलते बोलते सिसक रही थी। उसने लक्ष्य की शर्ट को इतनी टाइट पकड़ा हुआ था कि वो फटने को हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो शायद वो कहीं दूर चला जाएगा और वो रघु उसे ले जाएगा। हालांकि वो जानती थी कि अब उसे कोई परेशान नहीं कर सकता, परेशान तो क्या जो उसे छू भी नहीं सकता, लेकिन वो उस समय इतनी डरी हुई थी कि वो भूल चुकी थी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। लक्ष्य आदिति को और कसकर गले लगता है और उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके सिर को प्यार से सहलाता है। कुछ देर में अदिति शांत हो जाती है। लक्ष्य की बाहों में उसे सुकून जो मिल रहा था, वो कुछ ही देर में आराम से सो जाती है और लक्ष्य अभी भी उसके सिर को प्यार से सहला रहा था। वो अदिति के लिए बेहद परेशान था। दरअसल लक्ष्य अदिति को सुलाकर रूम के बाहर बने बालकनी में चला गया था और आदिति के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे रोहन का कॉल आया जो कह रहा था, भाई मैं जा रहा हूँ और कल उस कामिनी को सबक भी तो सिखाना है। जिस पर लक्ष्य कोल्ड टोन में कहता है, हाँ ठीक है, और भाई मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या अदिति की याददाश्त सच में चली गई है या वो नाटक कर रही। जिस पर लक्ष्य ठंडेपन से कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि वो सच कह रही है। झूठ इसलिए हो सकता है क्योंकि वो पहले से ये सब प्लान कर चुकी है और वो डॉक्टर भी शायद उससे मिला हुआ हो। आप सही कह रहे हो, ऐसा हो सकता है। लक्ष्य कहता है, मुझे उसकी बात झूठ नहीं लग रही है, मुझे उसकी आंखों में सच दिखाई दे रहा था। मेरा मन उस पर भरोसा करने को कह रहा है। आपका मन आपको धोखा दे रहा है और आपकी आंखें भी। क्या कहा तुमने, लक्ष्य गुस्से से कहता है। रोहन ये बात मन में सोच रहा था, लेकिन उसके मन की बात उसके जुबान पर कब आ गई ये बात उसे पता भी नहीं चली। लक्ष्य की बात सुनकर ही उसे एहसास होता है कि वो क्या कह गया है। रोहन जल्दी से कहता है, नहीं भाई वो तो मैं ये कह रहा था कि आपकी आंखें बहुत अच्छी है, जो आपने कहा ना वो सब सही है। रोहन क्या तुम मानना चाहते हो हम भाई मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से गलती से निकल गई। इससे आगे अक्षय कुछ और बोलता उससे पहले ही उसे अदिति के रोने की आवाज सुनाई दी और वो रोहन आगे की और बातें न फोन को काट कर देता है और वे करता है। तब वो देखता है कि अदिति नींद में बड़बड़ा रही है और रो रही है। वो बार बार मालती और रघु का ही नाम ले रही थी, वो उनसे खुद छोड़ देने को कह रही थी। लक्ष्य ये सब अदिति को गले गए सोच रहा था। जब उसे एहसास होता है कि वो अब सो चुकी है तो वो उसे अच्छी सुला देता है और ब्लैंकेट को उस पर ओढ़ने के लिए जैसे हाथ उससे दूर करता है। आदिति नींद में कहती है, लक्ष्य जी प्लीज मुझे छोड़ मत जाओ। जिस पर लक्ष्य कहता है, मैं यही हूँ अदिति, और उसके माथे पर किस करता है और वो भी उसके साथ लेट जाता है और मन में सोचता है, आखिर कौन है मालती और रघु। जितना मैं जानता ही अदिति किसी मालती और रघु को नहीं जानती, मुझे इसका पता लगाना होगा। मैं अपनी पत्नी को सपने में भी किसी के द्वारा डराया जाना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रोहन अपने मन में कहता है, ये भाई भी ना अपनी पत्नी से तो बहुत प्यार से बात करते हैं और मेरे साथ इतना ठंडा बिहेव। और लक्ष्य की नकल करते करते हुए कहता है, रोहन तुम मारना चाहते हो, और अजीब अजीब मुंह बनाने लगता है कि तभी उसके पीछे किसी ने अपना हाथ रखा। रोहन तो मानो सदमे में चौंक गया, उसे लगा कि पीछे लक्ष्य है और वो सोच रहा था कि अब तो मैं गया। वो पीछे मुड़ने से डर रहा था कि तभी उसे आवाज सुनाई दी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये किसी औरत की आवाज थी। आवाज सुन रोहन पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे देख एक राहत की सांस लेता है। ये है आंटी मारिया, इस घर की केयरटेकर, उम्र 50 साल के आसपास। आंटी मारिया ये आप है? उफ मैं तो डर ही गया था। क्या हुआ आपको? मैंने देखा कि आप अजीब सा बर्ताव कर रहे थे और एक ही जगह पर खड़े होकर अपने आप हंस रहे, तो मैं सोचा पूछ लेती हूँ। उनकी बात सुन रोहन थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है, आंटी वो क्या है ना, मेरे दोस्त ने एक फनी जोक मुझे सेंड किया था तो मैं उसे देखकर हंस रहा था। आंटी मारिया कहती है, ओह ऐसी बात है। जी हाँ ऐसी ही बात है। वैसे आपकी छुट्टी कैसी रही आपके घर में तो सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। वैसे आप अभी घर जा रहे हैं? आमतौर पर इतनी देर तो नहीं रुकते, फिर आज कैसे? आंटी मारिया को यह बात पता नहीं थी कि उनके अनुपस्थिति में क्या हुआ है इस घर में। रोहन को लगता है कि उसे सब सच बता देना चाहिए। लक्ष्य के माता पिता के होने के बावजूद उन्होंने उसे कभी प्यार नहीं किया और अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया। अगर आंटी मारिया नहीं होती तो शायद लक्ष्य और अधिक उदासीन हो जाता। आंटी मारिया के देखभाल में ही लक्ष्य इतना बड़ा हुआ था तो उनका जानना जरूरी था। रोहन उनकी बताने का फैसला करता है और वो जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसके फोन में आइस का कॉल आता है, जिसे देख रोहन चिढ़ जाता है और न चाहते हुए भी कॉल को आंसर करता है और कहता है, हेलो। तो उधर से आवाज आती है, आय हाय जाने तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। अगर तुमने इसलिए फोन किया है तो मैं रख रहा हूँ। जिस पर आइस कहती है, हाँ बिल्कुल आप शौक से काटिए, लेकिन अगर अपने फोन काट दिया ना तो ये इंपॉर्टेंट बात आप सुन नहीं पाएंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट बात? तुम बात को घुमा क्यों रही ही, जल्दी बोलो क्या बोलना चाहती हो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, रुकिए जरा बताती हूँ, मिस्टर देसाई मान गए हैं। जिस पर रोहन कहता है, क्या क्या तुम सच कह रही हो? तो आइस कहती, हाँ मैं सच कह रही हूँ। लेकिन तुमने ये किया कैसे? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। भला जिस वजह से आप परेशान हो उसे मैं यूं ही तो जाने नहीं दे सकती ना। रोहन उसकी बात को सुन चिढ़ते हुए कहता है, ओए फेंकू ज्यादा फेंक मत, बता किस वजह से किया तुमने ऐसा। जिस पर आइस कहती है, देखिए मैं कोई फेंकू नहीं हूँ, और रही बात मुझे ये किसने करने को कहा तो ये बात मैं आपको बता नहीं सकती। फिलहाल तो आप ये इन्फॉर्मेशन सर तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। और लास्ट में कहती है, और हाँ आई मिस यू। उसकी बात सुन रोहन चिढ़ते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम समझी झल्ली कहीं की। और कॉल कट कर देता है और जब वो आंटी मारिया से बात करने के लिए पीछे की ओर मुड़ता है तो पाता है कि वो यहाँ पर नहीं है। दरअसल जब रोहन बात कर रहा था तभी आंटी मारिया चली गई थी। उन्हें वहां रुकना ठीक नहीं लगा। उन्हें लगा कि जरूर ये उनकी कोई प्राइवेट बात होगी, इसलिए वो से चली गई। रोहन सोचता है, मैं तो उन्हें कुछ बता भी नहीं पाया, कोई बात नहीं मैं कल उन्हें बता दूंगा। रही बात मिस्टर देसाई की, भाई को कल बताना ठीक रहेगा, अभी शायद वे सो रहे होंगे, अगर अभी मैंने कॉल किया तो क्या पता मुझ पर ही न भड़क जाए।
उसके बाद रोहन वहां ज्यादा देर न रुकते हुए वहां से अपने विला के लिए निकल जाता है। मॉर्निंग टाइम, सुबह सुबह धूप की सुंदर किरणें अदिति के ऊपर पड़ती है जिससे वो अपने हाथों से ढकते हुए अपने आंखों को मसलने लगती है और जैसे ही वो उठने की कोशिश करती है उसे लगता है किसी का भारी वजन उसके शरीर पर इस कदर लिपटा हुआ है मानो उसके हाथ ढीला कर देने भर से वो भाग जाएगी। एक पल के लिए तो अदिति डर जाती है कि ये कौन है। उसके बाद जब वो उसे देखती है तो वह पाती है कि ये तो लक्ष्य, जो काफी सुंदर लग रहा है। लक्ष्य के कुछ बाल उसके चेहरे पर आ गए थे जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। अदिति तो बस उसके चेहरे में खोसी गई थी और उसे प्यार से निहारे जा रही। उसे देखते देखते अदिति की भनक तक नहीं लगी कि कब उसके हाथ लक्ष्य के माथे पर आ रहे बालों को हटा रहे हैं और वो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी उसके पास जाने से। अदिति लक्ष्य के करीब जाकर उसके माथे पर किस कर लेती और जैसे ही वो उससे दूर ही पाती लक्ष्य के द्वारा वो पलट दी जाती है। अदिति हैरान थी कि लक्ष्य के इस तरह उसे अचानक पलटने से। एक मिनट लक्ष्य तो सो रहा था, न फिर अचानक कैसे। अदिति अपनी में सोच रही थी और ये ध्यान आते ही कि अभी उसने लक्ष्य के साथ क्या किया था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कुछ कहती है उससे पहले ही लक्ष्य ने कहा, यू अपने पति को बिना उसकी परमिशन के किस करना क्या आपको सही लगता है मिस सिंघानिया? हम। लक्ष्य ने ये बात बहुत जेंटल टोन में कही थी। लक्ष्य के इतने कहने भर से ही अदिति की धड़कनें तेज हो गई थी। अदिति हकलाते हुए कहती है, वो में वो शू चुप कुछ मत कहो। लक्ष्य के चुप कराने से अदिति एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांत हो जाती है। तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। क्या? अदिति चौंकते हुए कहती है, सा सजा? लक्ष्य कहता है, हाँ सजा। जिस पर अदिति कहती है, क्या आप मुझे मारेंगे? लक्ष्य उसकी बातें सुन वो हैरान हो जाता है। मारेंगे? क्या उसकी सौतेली माँ ने कभी इसे सजा के नाम पर मारा है? मुझे नहीं लगता कि उसने कभी हाथ भी उठाया होगा। जब तक कि अदिति 25 नहीं हो जाती तब तक तो वो अदिति को छू भी नहीं सकती है। लक्ष्य उसकी ओर देख कहता है, पागल लड़की, मैं तुम्हें क्यों मरूंगा भला? मुझे तुम्हें किसी और तरीके से सजा देना होगा। कौन से और तरीके से? तुम्हें पता चल जाएगा। तुमने मुझे बिना मेरी परमिशन के किस किया ना जब मैं सो रहा था। अब चलो तुम मुझे किस करो। दरअसल लक्ष्य कब का उठ चुका है। अदिति के उठने से पहले वो उठकर उसे प्यार से देख रहा था। वो उसकी बाहों में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सो रही उसके चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत दिख रही थी। एक पल तो लगा कि वो उसे किस कर ले, लेकिन फिर उसने सोचा कि यूं जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। अभी तो उनके रिश्ते की सबसे अच्छी शुरुआत होने जा रही है, ऐसे में उसका जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। ये सोचकर उसने खुद को रोक लिया और उसे प्यार से देखने लगा। जब से उसे लगा कि अदिति जाग गई है तो उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसा दिखाया कि वो गहरी नींद में है। फिर भी वो चोरी चोरी अदिति के फेस को देख रहा रहे जो कि इस वक्त काफी प्यारा और मासूम लग रहा था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी अदिति उसे किस करेगी, और वो भी फोरहेड पर। लक्ष्य एक पल के लिए तो हैरान ही रह गया। वो कुछ रिएक्ट करना चाहता था पर वो शांत हो गया। वो ये देखना चाहता था अदिति आगे क्या करती है। जब अदिति लक्ष्य के होठों की ओर बढ़ रही थी और उसे किस करने वाली थी तभी लक्ष्य का खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। वो और कितने देर इस चीज को सहन कर सकता था। उसने खुद को नहीं रोका और झट से अदिति को पलट दिया। तुम्हें सजा मिलेगी, क्या तुम्हें मंजूर है? जिस पर अदिति डरते हुए कहती है, जी आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए। मुंह मुझे मंजूर है। उसकी बातों को सुन लक्ष्य थोड़ा सा हंस दिया और उसके मुलायम होठों की ओर बढ़ने लगा। अदिति ने जब उसे अपनी ओर बढ़ते देखा तो वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसके बोलने से पहले ही लक्ष्य ने उसे किस कर लिया। शुरू में उसकी किस बहुत ही सॉफ्ट थी लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही पैशनेट किस करने लगा जब तक कि अदिति को सांस लेने में परेशानी न होने लगी हो। लक्ष्य ने धीरे से अदिति के होठों को छोड़ा और उसे सांस लेने दिया। लेकिन जब अदिति नॉर्मल हुई तब लक्ष्य ने उसे दोबारा किस कर लिया। इस बार की किस बहुत ही पैशनेट और डीप थी। लक्ष्य अदिति के होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन अदिति अपने होठों को खोल नहीं रही थी। लक्ष्य के हाथ अदिति के कपड़े के अंदर धीरे धीरे जा रहे थे। लक्ष्य के छुआन से ही अदिति सिहर रही थी। अदिति को तो ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर से किसी ने उसकी आत्मा को ही निकाल दिया हो। किसी ने उसके डोर का दरवाजा खटखटाया। लक्ष्य के हाथ रुक गए। अब जाकर उसे होश आया कि वो क्या करने जा रहा था। वो रुक गया और अदिति के ऊपर से उठ गया। अदिति जोर जोर से सांस ले रही थी क्योंकि लक्ष्य ने उसे इतना परेशान जो किया था। लक्ष्य अदिति को देखता है और उसके ऊपर कपड़े को अच्छे कवर कर दरवाजा खोलने के लिए चला जाता है। लक्ष्य जैसे ही दरवाजा खोलता है वो हैरान हो जाता है। करीबन एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया मिस आइस, तुम्हें तो एक दिन में सजा देकर ही रहूंगा। ये मिस्टर राजेश देसाई, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन महोदय से हमारे लक्ष्य को क्या चाहिए, तो मैं बता दूं। इन्होंने रामू काका के बेटे को जो अभी अभी हॉस्पिटल में न्यू बॉर्न हुआ था उसे अपनी बेटी के लिए उठाकर ले गया था। उसने डॉक्टर की सहायता से उससे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर रामू काका से साइन कर लिया था। अब रामू काका ठहरे अनपढ़, उसे कुछ कहाँ समझ आता। डॉक्टर ने जैसा बोला उसने वैसे ही तो किया। इस चक्कर में उसने बड़ी गलती कर दी। मिस्टर देसाई की बेटी प्रेग्नेंट थी और उसका डिलीवरी टाइम भी आ गया था। वो निकल चुके थे हॉस्पिटल के लिए लेकिन मिस्टर देसाई की बेटी को बहुत ही तेज दर्द देना शुरू हो गया था। इसलिए वो पास के ही हॉस्पिटल में चले गए जो कि देखने में काफी पुराना लगा रहा था। उनमें कहीं कहीं दरार भी पड़ गई थी। हालांकि राजेश को ये कतई मंजूर नहीं था कि उनका नाती इस दुनिया में एक फटे पुराने हॉस्पिटल में जन्म ले, लेकिन अपनी बेटी की बिगड़ती हालत को देखकर उसे न चाहते हुए भी उस हॉस्पिटल में उसे एडमिट करना पड़ा। और कुछ सेकंड बाद औरती रूम का डोर खुलता है और डॉक्टर बाहर आते हैं। राजेश डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मेरी बेटी ठीक तो है ना? जिस पर डॉक्टर निराशा में कहते हैं, हमें माफ कर दीजिए सर, हम आपकी बेटी के बच्चे को बचा नहीं पाए। पेशेंट की हालत ही इतनी क्रिटिकल थी, हम बच्चे और माँ में से किसी एक को बचा सकते थे। जिस पर मिस्टर देसाई भड़कते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसे कैसे नहीं बचा पाए? देखिए सर, हम आपकी हालत समझ सकते हैं कि आप पर क्या बीत रही होगी। उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए राजेश कहता है, नहीं तुम लोग कुछ नहीं समझ सकते। राजेश बहुत ही गुस्से में कह रहा था, तुम लोगों को कुछ नहीं आता, तुम लोग बस बेकार काम कर रहे हो। तुम लोग तो बेकार हो ही, साथ में तुम्हारा ये हॉस्पिटल भी बेकार है, न कुछ चीज की सुविधा और न ही ये जगह साफ सुथरी है। बदबूदार कही के उनकी बात सुन डॉक्टर में था लेकिन कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि उसे पता था ये कौन है। साले तेरी इतनी हिम्मत कि तू इस हॉस्पिटल को गाली दे रहा है? अबे साले, तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो तू यहाँ से चला जाना अपनी बेटी को लेकर, तू बदबूदार साला मोटा कही का। डॉक्टर एक नर्स की आवाज से डॉक्टर का ध्यान उसकी ओर जाता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि वो बस इमेजिन कर रहा था कि वो मिस्टर देसाई को गाली दे रहा था, लेकिन असल में वो बस सोच रहा था, डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत खराब हो रही है। ठीक है मैं आता हूँ।
जी डॉक्टर, देखिए मिस्टर देसाई, अभी कुछ इमरजेंसी है, मैं अभी आता हूँ और फिर हम बाद में बातों को क्लियर करेंगे। तुम गंदी नाले के कीड़े, तुम्हें तो मैं इससे पहले कि वो की कुछ बोलता पीछे से किसी की आवाज आए। राजेश पीछे मुड़ता है तो देखता है ये उसकी पत्नी और साथ ही उसका दामाद है। दोनों उसकी ओर ही आ रहे थे। राजेश की पत्नी का नाम विधा है, ये काफी सरल स्वभाव की है, अपने पति से बिल्कुल उलट। वो उनके पास जाकर चिंता में कहती है, मधु कैसी है, सब ठीक तो है ना? जिस पर राजेश कहता है, नहीं कुछ ठीक नहीं है, मधु का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। क्या क्या कहा आपने, मेरी बेटी क्या क्या वो ठीक है? मधु कैसी है अंकल? मधु का पति अंगद, जो अपने ससुर की तरह है, बिल्कुल घमंडी किस्म का, वो कहता है, आप यहाँ इस हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, कितना चीप है ये हॉस्पिटल और आप मेरी मधु को यहाँ ले आए। जिस पर राजेश कहता है, मुझे भी कि शौक नहीं था मेरी फूल सी बच्ची को यहाँ लाने का, वो तो उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ आना पड़ा। लेकिन यहाँ आके भी क्या हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने बच्चे को बच्चा नहीं पाए। उनकी बात को बीच में काटते हुए विधा कहती है, बस करो आप दोनों, यू आपस में लड़के के आप क्या साबित करना चाहते हो? ये हॉस्पिटल है न कि आपकी बिजनेस मीटिंग, समझे आप दोनों? हालांकि विधा कभी अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी, लेकिन यहाँ बात उसकी बेटी की थी, वो उससे मिलना चाहती थी। लेकिन फिलहाल तो वो बिना डॉक्टर के रजामंदी के बिना जा नहीं सकती थी, और ये दोनों है कि इन्हें किसी की पड़ी नहीं है। आप दोनों को जरा भी शर्म है कुछ? आपकी बेटी का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, वहाँ ये किसकी गलती है? ये सब ना आपकी गलती है, आप दोनों को न तो मेरी बेटी की पड़ी है और न ही मेरी बेटी की, और आप दोनों इस बात पे लड़ रहे हो कि ये हॉस्पिटल गंदा है। अरे जहाँ किसी को जीवन मिलता है न वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं, और आप दोनों को ये बात समझ में क्यों आएगी? आपने कभी किसी का अच्छा चाहा है क्या? आप दोनों को ये हॉस्पिटल गंदा लग रहा है? न गंदा ये हॉस्पिटल नहीं, आप दोनों का दिमाग है। राजेश गुस्से में भड़कते हुए कहता है, तुम अपनी जबान को लगाम दो, समझी? लगाम तो मैं लगा लूंगी मिस्टर देसाई, पर कब तक? वहाँ मेरी का बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और दोनों को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है। इस बीच अंगद कुछ कह नहीं रहा था, वो बस गुस्से से देख सकता था। उसे उनकी बातें बेतुकी लग रही थी। विधा जी कहती है कि ये जो हादसा मेरी बेटी के साथ हुआ है न, इसके जिम्मेदार भी आप दोनों ही है। आपने मुझे मेरी बेटी के साथ आने नहीं दिया और उसे खुद अपने साथ लेकर आ गए। और ये अंगद की ओर इशारा करते हुए कहती है, एक बार अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करके उसे तो तुम भूल ही गए कि वो कैसी है। कभी पूछा है तुमने उसके बारे में? फटा पुराना कह रहे हो ना आप इस हॉस्पिटल को? अरे फट तो आपका दिमाग गया है। विधा राजेश ने अपना हाथ उठाया था उसे मारने के लिए, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामू काका के अंदर आते ही राम कहता है, पिताजी आप आ गए, देखिए तो हमारे घर में कौन सा नया मेहमान है। जिस पर रामू काका मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ बेटा मैं भी देख रहा हूँ कि अब हमारे घर में दो नालायक जो हो गए हैं। राम पाउट करते हुए कहता है, क्या पिताजी आप भी? दोनों बाप बेटे की बात सुन बिस्तर पर लेटी आरती मुस्कुरा रही थी और उनकी बातों को एंजॉय कर रही थी। रामू काका कहते हैं, कैसी है मेरी बेटी अब? जी पिताजी मैं ठीक हूँ, और आपका पोता भी देखिए तो जरा, और बताइए तो ये किसके जैसा लग रहा हूँ? आरती खुशी खुशी रामू काका से पूछती है। भला पूछे भी क्यों ना, वो तो उसे इतना प्यार देते हैं कि मानो वो उनकी बहू ना होकर की उनकी बेटी हो जैसे। आरती के मन में अपने ससुर के प्रति इज्जत कई गुना थी। रामू काका कहते हैं, अरे बेटा ये भी कोई पूछने की बात है, भला ये ना बिल्कुल मेरी तरह ही दिखता है। उनकी बात को सुनकर राम और आरती दोनों हंसने लगते हैं और आरती हंसते हुए कहती है, हाँ पिताजी आप सही कह रहे हैं, ये ना अपने छोटू से बेटे की ओर इशारा करते हुए कहती है, बिल्कुल आपकी ही तरह दिखता है। और नहीं तो क्या? रामू काका अपने नाती को अपने गोद में उठाते हुए कहता है। डॉक्टर मुकेश जो कब से इस फिराक में था कि कब वो अपने काम को अंजाम दे और उसे मौका ही नहीं मिल रहा था। अचानक से उसे लगा कि क्यों ना इस बूढ़े से ही साइन ले लिया जाए, इसका बेटा ना सही लेकिन ये बुढ़ा ही काम आ जाएगा। ऐसा सोचकर मुकेश आगे बढ़ता है और रामू काका से कहता है, देखिए ये हमारे हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी पेपर्स है, तो क्या आप साइन कर देंगे इसमें? तो रामू काका कहते हैं, जी डॉक्टर वो क्या है न कि हम तो ठहरे अनपढ़, आप हमारे बेटे से ही साइन कर लीजिए। जिस पर राम कहता है कि पिताजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप अनपढ़ नहीं है क्या? मैंने और आरती ने आपको साथ मिलकर लिखना नहीं सिखाया था? हाँ लेकिन बेटा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप बस साइन कर दीजिए पिताजी। जिस पर रामू काका मान जाता है और पेपर्स पर साइन कर देता है। लो हो गया अब ठीक है। तो राम और आरती एक साथ कहते हैं, जी पिताजी। तीनों को इस बात की जरा सी भनक तक न लगी उन्होंने ये क्या कर दिया है। डॉक्टर अपनी में कहता है, अब देखो राम तुम्हारे साथ अब क्या होता है, तुम्हारी ये खुशी बस कुछ पल की है फिर सब बूम। ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ डॉक्टर, इतना कहकर वो चला जाता है। राम को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसने मुकेश की आंखों में कुछ अजीब से चमक देखी हो, जैसे फिर राम में आ रहे इस ख्याल को झटक देता है और अपने बेटे को अपनी गोदी में लेकर प्यार करने लगता है। मुकेश ने कॉन्ट्रैक्ट साइन वाली बात राजेश को बता दी थी और वो सीधे सीधे चले जाते हैं राम के वार्ड में और राम के बेटे को उसे छीन लेते हैं। अब ये तुम्हारा नहीं, अब हमारा नाती बनेगा, और एक शैतानी हंसता है। राम को अचानक एक झटका सा लगा कि ये अचानक क्या हो गया उसके साथ, और वो गुस्से से राजेश का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हैं? जिस पर अंगद उसका हाथ छुड़ाते हुए कहता है, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, और राम को कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाते हुए कहते हैं, जरा इसे देखो, तुमने खुद ये बात कबूल की है कि तुम राम शर्मा अपनी इच्छा से ये कह रहा है कि तुम अपने बेटे को यानी कि मुझे दे रहे हो। क्या बकवास है? राम और भड़क जाता है, मैंने किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं किया समझे तुम। दामाद जी जरा इन्हें वो पेपर फिर से तो दिखाओ, लगता है इसने पेपर्स ठीक से देखे नहीं थे। राम उसके हाथ से पेपर को छीनकर जैसे ही फाड़ने को हुआ वैसे ही राजेश ने कहा, तो अब तुम इसे फाड़ना चाह रहे हो? मेरे पास कई सारे पीस है। हाँ ये आप ठीक नहीं कर रहे मिस्टर देसाई, रामू काका बीच में आते हुए कहते हैं। तू मुझे समझा रहा है? बुढ़े तमीज से बात कर मिस्टर देसाई, वरना तेरा ये जो हुलिया है ना वो मैं बदल दूंगा। अच्छा तो तू मेरा हुलिया बदल देगा है ना, और मैं तेरे का। उसकी बात सुन राम के हाथ उसके कॉलर पर से थोड़े ढीले से हो गए थे जैसे, और आरती तो मानो सदमे में थी, वो कब से उन अदमियों को बुत बनकर देखे जा रही। राजेश वहां और न रुककर वहां से निकल जाता है। राम उनके पीछे जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर अंगद उसे धक्का दे देता है, जिससे राम एक और गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके पर चोट लग जाती है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। राम को ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें भारी हो रही है, फिर भी वो आगे जाना चाहता था अपने बच्चे को बचाने के लिए, लेकिन वो जा पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया और राजेश और अंगद वहां से निकल गए। जब रामू काका ने देखा कि उसका बेटा यूं अधमरा सा बेहोश पड़ा है, उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और उसे जल्दी से डॉक्टरों द्वारा ले जाया गया। रामू काका का परिवार एक ही दिन में उजड़ गया, जैसे वहां उन बेहोश हो चुकी थी और अब उसके बेटे के साथ इतना कुछ हो गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। फिर उसे ध्यान आया कि उनकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो है लक्ष्य।
रामू काका ने उनसे ही मदद लेने की सोची और उन्होंने इस बात की खबर उन्हें दी भी और लक्ष्य ने आइस के द्वारा ही रामू काका के पोते को मिस्टर देसाई के चंगुल से छुड़ा लिया था। प्रेजेंट टाइम। लक्ष्य जैसे ही दरवाजा खोलता है वो हैरान रह जाता है सामने वटीले इंसान को देखकर। लक्ष्य कहता है, आंटी मारिया आप। जब राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो करीब एक 29 साल का लड़का जो दिखने में एवरेज ही था, राजेश के हाथ को पकड़ रखा था। राजेश ने गुस्से से उस आदमी को, व्हाट द हेल इज दिस, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा, आखिर हो कौन तुम? मैं जो कोई भी हूँ इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओह अच्छा, तो तुमने मेरा हाथ किस खुशी में पकड़ रखा है? अभी के अभी छोड़ो मेरा हाथ, समझे? जिस पर वो आदमी उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, देखिए सर, आप यहाँ हॉस्पिटल में हैं न कि घर पर, यहाँ आपके अलावा बहुत सारे लोग हैं। आपकी इन बकवास बातों से यहाँ सभी को परेशानी हो रही है और ऊपर से आप एक महिला पे हाथ भी उठा रहे हैं। मेरी बीवी है वो, मैं जो भी करूँ इससे तुम्हें क्या? हाँ देखिए सर, महिला पे हाथ उठाना कानून के खिलाफ है और आप यहाँ पब्लिक में सबके सामने उन पर हाथ उठा रहे हैं। अगर मैं चाहूँ ना पुलिस को कॉल कर सकता हूँ आपकी इस घटिया हरकत के लिए। तुम्हारी तो मैं। राजेश गुस्से में भड़कते हुए उसके कॉलर को पकड़ लेता है, तुम जैसा गरीब मुझे जेल भेजेगा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं, समझे? हॉस्पिटल में उपस्थित सभी लोगों को राजेश की बातों से गुस्सा आ रहा था। वो सीधे तौर पर उन्हें गरीब और गंदी नाली के कीड़े भी कह रहा था, लेकिन अफसोस कि वो कुछ कर नहीं सकते थे, वरना राजेश अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर शायद ही जा पाता। हाँ सही कहा आपने, हम गंदी नाली के कीड़े हैं, लेकिन आपसे तो बेहतर ही है आप जो हमें हैं ये गाली दे रहे हैं ना। ये मत भूलिए कि अभी उसी नाली के कीड़े से बात भी कर रहे हैं और उसका अभी कॉलर आपने इन सुंदर हाथों से पकड़कर रखा है। इससे आगे वो कुछ बोलता डॉक्टर की आवाज आए, मिस्टर राम। यहाँ राम कौन है? जी सर मैं हूँ राम, अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है और डॉक्टर की ओर चला जाता है और कहता है, जी डॉक्टर कहिए। जिस पर डॉक्टर उसको कांग्रेचुलेट करते हुए कहता है, बधाई हो आपको बेटा हुआ है। जिस पर राम खुशी से कहता है, डॉक्टर क्या मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, थैंक यू डॉक्टर। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि कोई उसे अपनी जलती आंखों से घूर रहा है। ओ तो तुम्हारा नाम राम है, बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो ना तुम? अब देखो मिस्टर राम, तुम्हारी हिकड़ी मैं कैसे निकालता हूँ। राजेश अपने मन सोचता है। विद्या डॉक्टर को देख कहती है, डॉक्टर क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? जिस पर डॉक्टर कहते हैं, आप सब मिस पाखी के फैमिली से है। जी डॉक्टर आप उनसे मिल लीजिए। और सर क्या आप दोनों मेरे पास मेरे केबिन में आ सकते हैं? जिस पर अंगद कहता है, ओक लेट अस गो। और अंगद और राजेश डॉक्टर के साथ चले जाते हैं और विधा ज्यादा न सोचते हुए पाखी के वार्ड में प्रवेश करती है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि कई सारे मशीनों से उसकी बेटी घिरी हुई है और फिलहाल तो अभी बेहोश है। विधा अपनी बेटी को देख उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, मेरी प्यारी बेटी, अगर तूने मेरी बात मान ली होती। आज इतना बोलते ही उसकी आंखों से आंसू की धारा गिर पड़ी। डॉक्टर के केबिन में अंगद और राजेश उनके सामने बैठे थे। हाँ तो डॉक्टर क्या बात करनी है आपको? देखिए मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। अंगद और राजेश उसे कंफ्यूजन में देख रहे थे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हैं, पॉइंट पर आओ। डॉक्टर एक सरकास्टिक स्माइल करता है और कहता है, देखिए सर बात सिर्फ इतनी है कि अभी अभी आपकी जिसने बेइज्जती की थी ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जिस पर राजेश हैरानी से पूछता है, ओह और आप इसमें हमारी मदद क्यों करना चाहते हैं? जिस पर डॉक्टर कहता है, देखिए सर आपको बदला चाहिए और मुझ चाहिए पैसा। दरअसल ये एक कामिना डॉक्टर था जो केवल अमीर लोगों के साथ रहना पसंद करता था और उनके तलवे चाटता था, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। इनका नाम है मुकेश, जो कि बाकी के डॉक्टरों से बिल्कुल अलग था। जिसने पहले राजेश की बेटी का इलाज किया था वे एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। किसी कारण की वजह से उन्हें जाना पड़ा था, वरना वो राजेश की बातों का अच्छा खासा जवाब देकर जाते। मुकेश कहता है, तो क्या सोचा आपने? हम तुम बात तो ठीक ही कह रहे हो, बोलो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? जिस पर मुकेश कहता है, ज्यादा नहीं बस 25 लाख। जिस पर राजेश और अंगद मुस्कुराकर कहते हैं, ओके डन। कुछ ही देर में वे डॉक्टर के केबिन के बाहर निकलते हैं और हाथ मिलाते हैं। अपना काम बखूबी करना तुम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जिस पर डॉक्टर मुकेश कहता है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बस निश्चित रहिए, बाकी मैं देख लूंगा। मुकेश और अंगद पाखी से मिलने चले जाते हैं और डॉक्टर मुकेश राम के कमरे में चला जाता है। उसके हाथ में कुछ पेपर थे, जैसा कि आप सब जानते हो कि ये कौन से पेपर थे जो मुकेश ने पकड़ रखा था। मुकेश राजेश को वो पेपर ऐसा हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटी के तौर पर साइन करवाने आया था, लेकिन उसे इस बात का डर भी था कि राम इसे देख ना ले। मुकेश राम के पास जा ही रहा था कि तभी वहां राम के पिताजी आते हैं। आंटी मारिया दरवाजे पर खड़े होकर हाफ रही थी। उन्हें यूं हफत्ता देख लक्ष्य उनसे पूछता है, आंटी मारिया आप इतना भाग क्यों रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है? लक्ष्य ने पूछा। नहीं बाबा, वो बात ऐसी है कि वो आदि। लक्ष्य उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए कहता है, आदि क्या हुआ आदि को? जिस पर आंटी मारिया कहती है, दरअसल छोटे बाबा जब से उठे हैं वो रो रहे हैं। लक्ष्य क्या कहा आपने? आदि रो रहा है? लक्ष्य बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था और बिस्तर पर लेटी अदिति तो मानो बहुत ज्यादा ही चाक गई थी। उसने ना आव देखा न ताव, सीधा बिस्तर से बाहर निकलकर दौड़ पड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। आंटी मारिया तो अदिति को लक्ष्य के कमरे में देखकर इतनी शौक हो गई कि कुछ पल के लिए वो सदमे में ही चली गई। वो अपने मन में ये सोच रही थी, क्या वो यही औरत नहीं है जिसने कभी लक्ष्य कमरे तक भी भटकना जरूरी नहीं समझा, और आज ये इनके रूम में क्या कर रही है? वो अपने ही धुन में खोई हुई थी। लक्ष्य भी एक पल के लिए हैरान हो गया था, लेकिन उसने जल्द खुद को निर्मल कर लिया। वो आंटी मारिया के बदलते भाव को समझ सकता था कि वो क्या सोच रही होंगी, लेकिन अभी वक्त नहीं था इन सब बातों का। लक्ष्य जल्द से बाहर निकल जाता है और आंटी मारिया वही खड़ी रह जाती है। उन्हें तो पता भी न चला कि कब लक्ष्य वहां से जा चुका है। जब उन्हें यह ध्यान आया कि वो सिर्फ वहां अकेली खड़ी है तो वो भी नीचे की ओर चली गई। रूम में आदि रो रहा था, वो बस एक ही नाम ले रहा था, माँ माँ माँ। आदि का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, क्योंकि लक्ष्य को उसकी सेफ्टी की बहुत चिंता थी। उसे डर था कि अचानक कहीं उनका बेटा स्लिप होकर नीचे न गिर जाए। आदिति सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। सारे नौकर हैरान हो गए कि ये अचानक आदिति मैडम को क्या हुआ जो इतनी तेज भागी जा रही हैं। उसे सीढ़ियों से गिरते हुए लक्ष्य ने भी देख लिया था, हालांकि वो उसे काफी दूर थे इसलिए वो उसे बचा ना पाया। वो जल्दी से उसके पास जाना चाहता था, लेकिन वो उसके पास जाता उससे पहले ही अदिति उठ चुकी थी। क्योंकि अदिति 2 सीढ़ियों से ही नीचे गिरी थी, इस वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आई, बस उसके हाथ में उसे दर्द हो रहा था। फिर भी वो उठी और आदि के रूम की ओर भागी। शायद एक माँ का प्यार यही होता है, वो खुद से ज्यादा अपने बच्चों की फिक्र करती है।
उनके खुद के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते लेकिन वो हमारे बदन को ढकने की कोशिश करती है। सच में माँ का प्यार बहुत अनमोल होता है। चोट हमें लगती है पर दर्द माँ को होता है। जब अदिति आदि के रूम में गई तो उसे देखकर उसका दिल मानो बैठ ही गया हो। आदि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसके छोटा सा मासूम सा चेहरा रोने की वजह से सूज गया था। न जाने वो कितने टाइम से रो रहा था। अदिति तुरंत आदि के पास गई और उसे गले से लगा लिया और उससे पूछने लगी, आदि आदि बेटा आप रो मत, क्या हुआ है बताओ मम्मा को। बेटा आदि अभी शांत नहीं हुआ था। उसे अभी भी ऐसा लगता कि वो सपना देख रहा है। उसे इस बात का तो एहसास था कि उसकी माँ उसके पास है पर फिर भी वो शांत ही नहीं हो रहा था। तभी अदिति आदि को और कस के प्यार से गले लगाते हुए गाना गाती है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू, जीती हूं मैं सिर्फ तेरे लिए। उसके गाने भर से आदि एकदम शांत हो गया और उसे प्यार से निहारने लगा। अदिति के गाने में ही जादू था मानो जो किसी के मन को भी मोह लेता तो फिर आदि के मन को कैसे न मोहता भला। लक्ष्य और आंटी मारिया भी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अदिति गाना भी गा सकती है, वो भी इतनी प्यारी आवाज में। आदि को रोता देख लक्ष्य भी अंदर जाना चाहता था पर वो रुक गया। लक्ष्य देखना चाहता था कि अदिति आगे क्या करती है। और आंटी मारिया को तो जैसे एक और शोक लग था मानो। आदि को चुप देखकर अदिति उसे खुद से अलग कर उसके फेस को प्यार से पकड़ते हुए पूछती है, बेटा मम्मा को बताओ कि क्या हुआ। जिस पर आदि उसे अपनी मासूमियत से देखते हुए कहता है, मम्मा। आदि ने थोड़ा सा सुबकते हुए कहा, हाँ बेटा बोलो। आदि ने सपना देखा था कि मम्मा आदि को छोड़कर चली गई है और वो कभी वापस नहीं आएगी, ऐसा मम्मा ने कहा। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुक रहे थे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनका पीछा न करूं और वहां से चले जाओ। और जब मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो मैं उन्हें पकड़ भी नहीं पाया और वो मुझे से दूर और दूर चली गई। इसलिए आदि रो रहा था। मम्मा क्या आप मुझे छोड़कर चली जाओगी। आदि की बात सुनकर अदिति की आंखें नम ही गई थी। उसे अपने इस प्यारे से बेटे पर बहुत प्यार आ रहा था और थोड़ा दया भी। पूर्व अदिति सच में अंधी थी। आदिति अपने मन में सोचती है। आदिति अपने आंखों में आए आंसू को पोंछती है और कहती है, मम्मा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी बेटा, कहीं भी नहीं जाएगी। आप अच्छे बच्चे हो ना है ना। आदि जिस पर आदि हमें सिर हिलाता है। तो फिर अच्छे बच्चे रोते नहीं है, ठीक है मम्मा यहाँ हमेशा आपके पास और आपके साथ ही है। आदिति आदि को अपने सीने से लगा लेती है और आदि अदिति के हाथों में कुछ देख लेता है। ने कहा, माँ आपके हाथों में क्या हो गया, देखो यहाँ से ब्लड आ रहा है। तब जाकर अदिति ने अपने हाथ को देखा, सच में उस जगह से खून निकल रहा था। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने आदि से कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो मामूली सी चोट है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर घाव में सही समय पर मलहम न लगाया जाए ना तो वो बढ़ जाता है। यह आवाज दरवाजे से आई थी। जब आदि और अदिति ने उस ओर देखा तो ये लक्ष्य था। लक्ष्य अंदर एंटर करता है और आंटी मारिया को फर्स्ट एड बॉक्स लाने को कह दिया था। आंटी मारिया जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लक्ष्य को देती है और बाहर की ओर चली जाती है। लक्ष्य अदिति के हाथी को अपने हाथों में लेता है और जिस जगह उसे चोट लगी थी उस जगह पर उसे दवाई लगाने लगता है। दवाई लगाते लगाते लक्ष्य के हाथ अदिति के घाव पर बहुत ही सॉफ्ट चल रहे थे। लक्ष्य उसके हाथ को हल्का हल्का फूंक भी रहा था। आदिति को लक्ष्य के इस तरह उसकी केयर करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके फूंकने से उसे एक ठंडा एहसास हो रहा था मानो उसकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हो। लक्ष्य ने अदिति को पूछा, क्या ये दर्द कर रहा है, जिस पर अदिति ने नमे गर्दन हिला दिया। आदिति की पट्टी हो जाने के बाद लक्ष्य आदि को अपनी गोद में लेते हुए उसे पूछने लगा, बेटा आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, पापा है ना आपके पास, तो आप रो क्यों रहे हो। पापा ये क्या कह रहे हो, क्या आप मम्मी से प्यार नहीं करते हो। ऐसा नहीं है बेटा, बीच में अदिति बोल पड़ी, उन्हें आपकी चिंता मम्मी से ज्यादा है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, उनका कोई गलत मतलब नहीं था। आदिति साफ तौर पर यह समझ सकती थी कि लक्ष्य को उस पर भरोसा अभी नहीं हुआ है। और लक्ष्य भरोसा कैसे कर सकता था इतनी जल्दी, वो भी उस औरत पर जिसने उसे और उसके बच्चे को मारने की कोशिश की था। लेकिन अदिति को लक्ष्य का भरोसा जितना था ताकि वो चीजों को जल्दी से सही कर सके। लक्ष्य भी आदि से कहता है, हाँ आपको मम्मा सही कह रही है और अब आप रोएंगे नहीं, समझ गया, आप आपकी मम्मा यही है आपके पास, वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगी, अगर चली भी गई ना तो हम दोनों उसे वापस ले आएंगे चाहे वो कहीं भी हो। जिस पर आदि कहता है, ओके डैडी, तो फिर आप जल्दी से अपने आंखों से आंसू को पूछिए और अच्छे बनकर जल्दी से तैयार हो जाए। जिस पर अदिति कहती है, मैं आदि को तैयार करके जल्दी से लाती हूँ, तब तक आप भी तैयार हो जाए। आदिति ने बड़ी मुश्किल से ये बात कही थी। लक्ष्य भी हाँ कहता है और वहां से चला जाता है और अदिति आदि को लेकर बाथरूम में ले जाती हुआ और उसे तैयार करने लगती है। आदिति आदि को तैयार कर चुकी थी और वो कहती है, बेटा आप मेरा और पापा का टेबल पर इंतजार करो, मैं तुरंत तैयार होकर आती ही आपके वहां जाने के कुछ देर बाद पापा भी आ जाएंगे। ओ बेटा, ओके मम्मा, और प्यारी सी किस अदिति के चिक पर करता है। अदिति जल्दी से ऊपर की ओर जाती है, वो अपने बेटे को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाना चाहती थी। आदिति जल्दी ऊपर पहुंच जाती है और रूम में घुस जाती है। रूम में घुसते के साथ ही वो सीधा बाथरूम की बढ़ जाती है। आदिति इतनी हड़बड़ी में थी कि उसे ये भी एहसास न हुआ कि वो बिना कपड़े लिए जा रही है। उधर पाली का दिमाग खराब हो गया था क्योंकि पाली को ये खबर मिल चुकी थी, अदिति की याददाश्त जा चुकी है। पाली का इतने सन सब कुछ मिट्टी में जो मिल गया था। पाली अपना सिर पकड़े बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी अजय आता है और कहता है, मुझे भी पता चल गया है कि क्या हुआ है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। जिस पाली भड़कते हुए कहती है, अरे क्या करोगे आप, इतने साल बीत गए, क्या आज तक आपने कुछ किया जो अब करोगे। अरे हमारे सारे प्लान पर पानी फिर चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। तभी उसे मोना आते हुए कहती है, होगा मोम, सब ठीक होगा, याद है आपको, आप ही ने कहा था कि भरोसा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को आपके प्रति वफादार रहने के मजबूर कर देता है, आपका प्यार उसे जरूर आप पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देगा। जिस पर पाली भी कुछ सोचती है और कहती है, तुम ठीक कह रही हो बेटा, और एक सार्कास्टिक स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, अब देखना तुम मेरा दाव, मेरे इतने सालों की मेहनत मैं बेकार जाने नहीं दूंगी, तुम्हें तो मैं बर्बाद कर दूंगी। अदिति और शैतानी हंसती है और किसी को कॉल करती है और कहती है, हमारे वहां जाने जा इंतजाम करो। कॉल के दूसरी तरफ वाला इंसान हाँ कहता है और पाली कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और फोन को अपने हाथ में लिए उसे घुमाते हुए कहती है, मैं आ रही अदिति। सिंघानिया मैंशन। आदिति बाथरूम में घुस चुकी थी और वो जल्दी से अपने कपड़े निकालकर शॉवर को ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि वो बाथरूम में अकेली नहीं है, उसके साथ कोई और भी है जो उसे बस एक तक घूरे जा रहा है। ये लक्ष्य था जिसने शायद ये उम्मीद नहीं की थी कि जब वो बाथरूम में घुसेगा तो उसे ये नजारा देखने को मिलेगा। दरअसल लक्ष्य बालकनी में खड़ा होकर स्मोक कर रहा था और अदिति के बारे में सोच रहा था। कुछ देर स्मोक करने के बाद बाथरूम की ओर चला गया फ्रेश होने के लिए। उसके जस्ट पहले ही अदिति घुस चुकी थी और दरवाजा बंद करना भूल गई थी क्योंकि वो जल्दी में थी। लक्ष्य भी बाथरूम में घुस गया और जल्दी से डोर को बंद कर दिया और जैसे ही पीछे की ओर मुड़ा, सामने का नजारा देख वो हैरान था। सामने अदिति का सुंदर शरीर था।
लक्ष्य अदिति के बैक की ओर था, उसे उसकी बॉडी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लक्ष्य की बॉडी अदिति को देखकर रिएक्ट कर रही थी। वो खुद पर कंट्रोल करना चाहता था पर कर नहीं पा रहा था। लक्ष्य तो उसे देखने में इतना मग्न हो गया कि वो बाहर जाना ही भूल गया और वही खड़े खड़े अदिति को ताड़ता रहा। उसे तब होश आया जब अदिति की जोर से चीखने की आवाज उसे सुनाई दी। अदिति शॉवर के नीचे खड़े होकर जैसे ही पलटी अपने सामने लक्ष्य को देखकर वो हैरान हो गई और जोर से चिल्लाते हुए अपने शरीर को अपने हाथों से छुपाने की कोशिश करने लगी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्य तुरंत पलट गया और कहने लगा, बाथरूम खुला था तो मैं अंदर आ गया, मुझे पता नहीं था कि अंदर तुम हो। और इतना कहकर लक्ष्य बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और एक लंबी गहरी सांस लेने लगा। लक्ष्य ने खुद से कहा, लक्ष्य क्या तू पागल है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे वहां से जल्दी निकल जाना चाहिए था, लेकिन तू उसे घूर रहा था। तू सच में पागल हो गया है। अंदर अदिति का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और उसकी बॉडी भी रेड हो चुकी थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि लक्ष्य ने उसे बिना कपड़ों के नहीं देखा हो, पर हालात उस समय अलग थे। वह हादसा उसके रिबर्थ के तुरंत बाद हुआ था और उसे रिएक्ट करने का मौका तक भी न मिला था, क्योंकि उस टाइम उसकी हालत ज्यादा ही खराब नहीं तो शायद ही वो लक्ष्य के करीब इतनी जल्दी आती। अदिति अपने मन में आ रहे इन ख्यालों को जल्दी से झटकती है। अदिति, ये तू क्या सोच रही है? जल्दी से नहा के तैयार हो जा और जल्दी से नीचे चल, तेरा बेटा वहां तेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सोच अदिति जल्दी से नहा लेती है और अपने कपड़े पहनने के लिए जैसे ही रैक की ओर हाथ बढ़ाती है तब जाकर उसे एहसास होता है वो तो कपड़े लाना ही भूल गई। और रही बात कपड़े की, तो उसे तो पता ही नहीं था कि उसके कपड़े हैं कहाँ। अदिति अपने मन में ही सोचे जा रही थी कि अब वो क्या करे, तभी उसकी नजर वहीं पर पड़े लक्ष्य की शर्ट पर जाती है। वो बिना ज्यादा सोचे लक्ष्य की शर्ट को पहन लेती है और बाथरूम का दरवाजा खोल वहां से झांकने लगी कि कहीं लक्ष्य रूम में तो नहीं, वरना फिर अगर लक्ष्य उसे ऐसे देख लेता तो वो उसे गलत समझ ले या फिर ये सोचता कि वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जब अदिति को लगा कि रूम में कोई नहीं तब जाकर उसने बाथरूम का दरवाजा पूरा खोला और बाहर आ गई। लक्ष्य की ये शर्ट अदिति के लिए बहुत बड़ी थी, हालांकि वो अदिति के लिए उतनी बड़ी भी नहीं थी। शर्ट अदिति के थाई तक केवल आ रही थी और उसके हाथ को लक्ष्य की शर्ट पूरी तरह से ढक रहे थे। अदिति ने लक्ष्य की शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। अभी नहाने की वजह से उसका सुंदर सा बदन लक्ष्य की व्हाइट शर्ट से बाहर की ओर झांक रहा था। इस टाइम अगर कोई अदिति को ऐसे देखता तो पक्का पागल ही हो जाता। अदिति सच में बहुत सुंदर दिख रही थी। अदिति क्लोजेट रूम की ओर बढ़ती है, दरवाजा खोल के वो जैसे ही अंदर की ओर जाती है रूम को देखकर वो हैरान ही हो जाती है। ये रूम लक्ष्य और अदिति के रूम से भी बड़ा था। यहाँ कई प्रकार के कबर्ड थे जो दिखने में काफी सुंदर लग रहे थे, लेकिन कमरे में एक साइड एक दरवाजा था जो कि काफी सुंदर था। अदिति वहां जाना चाहती थी पर जल्दी होने के कारण वो अभी वहां जा नहीं सकती थी। अदिति गोल गोल घूमकर सभी चीजों को देख रही थी और वो जैसे ही दरवाजे को बंद करने के लिए दरवाजे की ओर जाती है, सामने किसी को देख हैरान रह जाती है। आप यहाँ, ये लक्ष्य था जो दूसरे रूम में फ्रेश होकर अपने रूम में अपने कपड़े पहनने आया था। लक्ष्य ने केवल जीन्स पहना हुआ था, ऊपर उसने कुछ भी नहीं पहना था। यार लक्ष्य सच में कयामत लग रहा था, बाय गॉड। आदिति लक्ष्य को एक टक घूरे जा रही थी। लक्ष्य आदिति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। आदिति हकलाते हुए कहती है, देखिए मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, वरना मैं यहाँ नहीं आती। लक्ष्य की नजर तो मानो आदिति पर ही टिकी हुई थी, उसे उसकी बातें जैसे सुनाई ही नहीं दी थी। आदिति पीछे होते चली गई, वह तब तक नहीं रुकी जब तक वो दीवार से टकरा न गई। दीवार मानो बर्फ सी ठंडी थी, वो वहां से जाना चाहती थी। जैसे ही वो जाने को हुई लक्ष्य ने एक हाथ दीवार पर रख दिया। आदिति दूसरी ओर से जैसे ही जाने को हुई लक्ष्य ने दूसरी ओर भी अपने हाथ रख दिया। आदिति लक्ष्य और दीवार के बीच फंसी हुई थी। आदिति लक्ष्य के इन हरकतों से हैरान थी। आदिति मन में ये सोच रही थी, एक पल में ये इंसान मुझसे करता है और एक पल में ही मेरे करीब आ जाता है। आखिर लक्ष्य आप चाहते क्या है? आदिति अपनी मासूम सी शकल बनाकर लक्ष्य को देखती हुई कहती है, लक्ष्य जी। वो इससे पहले कि वो कुछ कहती लक्ष्य अपनी अंगुली को आदिति के होठों पर रखते हुए कहता है, शू चुप, एकदम चुप, जिससे आदिति बिल्कुल शांत हो जाती है। लक्ष्य अपनी नसीली आंखों से आदिति को देखते हुए कहता है, तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी है? हम आदिति लक्ष्य की आंखों में अपने लिए कुछ देख रही थी, पर क्या वो यही सोच रही थी, लक्ष्य तो मुझसे प्यार नहीं करते, फिर इनकी आंखों में ये मुझे जो दिख रहा है क्या से सच है या मेरा वहम है? लक्ष्य आदिति के थोड़ा और करीब आकर कहता है, तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मेरी शर्ट क्यों पहनी है? आदिति लक्ष्य को देख मासूमियत से कहती है, वो जिस पर लक्ष्य आदिति के कान के पास जाकर कहता है, वो क्या? आदिति लक्ष्य के इतने करीब आने से कांप रही थी। आदिति अपनी लड़खड़ाती जुबान से कहती ही, वो मैं बाथरूम में अपने कपड़े ले जा भूल गई थी और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे कपड़े कहाँ हैं। मैंने रूम को देखा और यहाँ आ गई। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ नहीं आती। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। आदिति ने ये सब बातें सिर को नीचे झुकाई ही कही थी और बहुत ही क्यूट लग रही थी। लक्ष्य उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा देता है और जल्दी ने छुपा भी लेता है, तो तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे कपड़े कहाँ है और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूं। जिस पर आदिति लक्ष्य से कहती है, सच में मुझे पता नहीं कि मेरे कपड़े कहाँ है। ओह रियली? जिस पर आदिति हमें अपना सिर हिला देती है। लक्ष्य आदिति से कहता है, मेरी तरफ देखो, जिस पर आदिति धीरे धीरे अपने सर को ऊपर की ओर करती है और लक्ष्य की आंखों में देखती है। लक्ष्य आदिति से कहता है, क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो? जिस पर आदिति उससे कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम इतनी जल्दी नहाकर वापस कैसे आ गई, वो भी उस वक्त जब मैं ड्रेसिंग रूम में पहले से था? आदिति मन में सोचती है, अजीब इंसान, ये कैसे ऐसे बात कर सकते कि मैं जल्दी नहाकर क्यों आ गई। वो मुझे ये याद आया कि आदि नीचे डाइनिंग एरिया में हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैंने जल्दी करने का सोचा और मैं इधर आ गई। लक्ष्य कहता है, ओह ऐसा है? जिस पर आदिति कहती है, हाँ अच्छा तो फिर तुम जा सकती हो। जिस पर आदिति राहत की सांस लेती है और वहां से जैसे निकलने को होती है, लक्ष्य कहता है, निकलने से पहले मेरी शर्ट मुझे वापस करो। क्या? ठीक, तुमने सही सुना, मेरी शर्ट मुझे वापस करो अभी। आदिति लक्ष्य की बात सुन हैरान थी। देखिए मैं अपने कपड़े पहनकर आपकी शर्ट को वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे अभी चाहिए। बातों से आदिति परेशान हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लक्ष्य उसे चिढ़ा रहा था, ये भी उसे नहीं दिख रहा था। लक्ष्य को बड़ी हंसी आ रही थी आदिति के फेस को देखकर। लक्ष्य आदिति से कहता है, अगर तुम अभी नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, बाद में दे सकती हो। पर आदिति कहती है, पर क्या तुम्हें मुझे किस करना होगा? नहीं, पर क्यों? लक्ष्य शरारत भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहता है। आदिति उसकी बातें सुन शर्मा जाती है। देखिए आप हाँ मैं आगे, बोलो, क्या आपको सच में किस चाहिए? हाँ बिल्कुल। लक्ष्य उसे और चिढ़ाते हुए कहता है, चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ।
जिस पर अदिति अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसके गाल पर किस कर लेती है। लक्ष्य सॉफ्ट उसे उम्मीद नहीं थी कि अदिति उसे किस करेगी, वो तो बस उसके मजे ले रहा था। अदिति का किस ऐसा था जैसे एक चिड़िया पानी पीने तालाब पर जाती है और झट से पानी पीकर उड़ जाती है। अदिति ने लक्ष्य को जिस जगह पर किस किया था वो जगह रेड हो गई थी और अदिति का फेस तो टमाटर की तरह हो गया था। लक्ष्य को खुद में बिजी देख अदिति उसके चंगुल से निकल जाती है। वो कुछ दूर जाती है, उससे पहले ही लक्ष्य ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक लक्ष्य के यूं खींचने से अदिति सीधे लक्ष्य की चेस्ट जा लगी। लक्ष्य ने उसे दीवार की ओर सटा दिया और बिना अदिति को रिएक्ट करने का मौका दिए ही उसे किस करने लगा। अदिति तो पूरी तरह सॉफ्ट रह गई। लक्ष्य की इस हरकत से लक्ष्य अपनी आंख बंद कर उसे सिर्फ चूमे जा रहा था। जब एहसास हुआ कि अदिति उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रही तो उसने अदिति के होठों काट लिया, जिससे अदिति अपनी सेंस में वापस आई और उसने लक्ष्य को खुद से दूर करने के लिए जैसे ही उसकी चेस्ट को हुआ तो उसे मानो बिजली का झटका ही लग गया और जैसे ही उसने अपने हाथों को उसके चेस्ट से दूर करने की कोशिश की, लक्ष्य ने उसके हाथ को पकड़ा, जिससे अदिति अपने हाथों को हिला भी नहीं पा रही थी। जब अदिति को सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर उसने उसे छोड़ दिया और उसके हाथों को भी। फिर भी अदिति के हाथ लक्ष्य की बॉडी से मानो चिपक ही गए थे, इसलिए तो शायद उसने अपने हाथ उसके चेस्ट हटाया ही नहीं। दोनों गहरी सांस ले रहे थे। लक्ष्य अदिति की पूरी बॉडी देख पागल ही हो गया था क्योंकि लक्ष्य थोड़ी रिवीलिंग थी और अदिति के बदन पर चिपकी हुई थी। किस करने की वजह से उसके कपड़े थोड़े से ऊपर भी हो गए थे और अदिति ने कुछ पहना नहीं था जो कि लक्ष्य को पागल बना रहे थे। अदिति अपनी बेकाबू हुई सांसी को शांत करने की कोशिश कर रही थी, इससे लक्ष्य नजरों का पता ही नहीं चला। लक्ष्य उसकी कमर को पकड़कर खुद के थोड़ा और करीब करता है। अदिति लक्ष्य से कहती है, लक्ष्य जी छोड़िए मुझे नीचे। इससे आगे अदिति कुछ बोल ही नहीं पाई। लक्ष्य ने उसे दोबारा किस कर लिया और इस बार उसके कपड़ों के अंदर थे और उसे सब जगह छू रहे थे। लक्ष्य की छुअन से अदिति सिहर रही थी। लक्ष्य अदिति को चूमते हुए उसके मुंह खोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन अदिति खोलने को तैयार नहीं थी। लक्ष्य के हाथ अदिति के ब्रेस्ट तक पहुंच चुके थे और लक्ष्य ने उसे जोर से प्रेस किया जिससे अदिति की चीख निकल गई और लक्ष्य ने जल्दी से अपने टंग को अदिति के मुंह में डाल दिया और उनको खुद के साथ उलझाने लगा। लक्ष्य के हाथ अदिति की बॉडी पर थे और एक उसकी बालों पर कस रहे थे। अदिति को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी लक्ष्य उसे छोड़ने को तैयार नहीं। अदिति ने जोर से लक्ष्य को धक्का दे दिया जिससे लक्ष्य उसे थोड़ा दूर हो गया। कपड़े कहाँ है? क्यों? मैंने सही कहा ना जी।